नहीं मिलती थी, बहुत सारे अंधे से, बहुत सारा ऐसा होता था कि मिलेगा या नहीं मिलेगा जॉब में, और उसके बाद में इंसेंटिव्स यानी कि जो कैश इंसेंटिव मिलता है या किसी भी तरह का जो प्रोत्साहन मिलता है, जो धनराशि मिलती है, उसमें क्या होगा। आप सभी को ये जानकर बड़ी खुशी होगी, बड़ा हर्ष होगा कि वो इस बार जो 21 और खेलों की लिस्ट निकाली थी गवर्नमेंट ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, उन्होंने इस बार पैरा स्पोर्ट्स को भी इंक्लूड किया है। पैरा स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया है, लेकिन उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कोष्टक में, ब्रैकेट में, दे हैव रिटन एंड दे हैव क्लियरली मार्क्ड इट दैट द गेम्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन एशियन गेम्स एंड पैरालंपिक्स। तो साफ साफ है, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। लेकिन बड़े हर्ष की बात है, हर्ष का विषय है हम सभी के लिए, एक गुड न्यूज के साथ ये चीज शुरू हुई। दूसरा एक ये समाचार अभी हाल ही में आ रहा है कि सबसे पहला देश का, हमारे राष्ट्र का, इंडिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा एक एक्सक्लूसिवली पैरा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर बनने जा रहा है भोपाल में, ग्वालियर में, सॉरी, ग्वालियर में बनने जा रहा है, जो कि काफी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। वहां पर सब तैयारियां ऑलरेडी चल रही हैं, सब कुछ। तो ये अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी। अब बात आती है कि जो खेल हैं वो कहाँ तक उपयोगी हैं और किस प्रकार के खेल हैं दृष्टि दिव्यांग जनों के लिए। आज हम बात करेंगे। जो जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो मैं वीआई नहीं कहता, मैं ब्लाइंड कहता हूं। सो प्लीज डोंट माइंड, डोंट टेक इट अदरवाइज आप, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जब टर्मिनोलॉजी चेंज होगी टेक्निकली, देन वी कॉल इट अकॉर्डिंगली। लेकिन फिलहाल जो है, अगर मैं विजुअल इंपेयर क्रिकेट कहूंगा, अगर मैं विजुअली इंपेयर्ड फुटबॉल कहूंगा, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो वो जो चीज है, मैं अगर ब्लाइंड क्रिकेट कह रहा हूँ तो ब्लाइंड फुटबॉल कह रहा हूँ, तो आप लोगों से, जो भी लोग हैं यहाँ पर, जो भी हमारे साथी हैं, वो उसे अन्यथा ना लें। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जैसी हैं हमें वैसा बुलाना पड़ता है। जैसी हैं इन द सेंस वो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है ना। तो वो अगर उस चीज को हमें वैसा ही बुलाना चाहिए, तभी उसका सही मैसेज भी जाता है और तभी वो सही भी होता है। शुरुआत करते हैं कि दृष्टि दिव्यांग जनों के लिए, यानी कि विजुअल पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट, उनके लिए खेलों की उपयोगिता। अब अगर मैं बात करूं कि सिर्फ उन्हीं को क्यों, खेलों की उपयोगिता तो सभी के लिए है। खेल अल्टीमेटली देते क्या है, खेल हमें क्या प्रदान करते हैं। क्या खेल सिर्फ मेडल जीतना है? क्या खेल सिर्फ अपने घर में ट्रॉफीज या फिर अपने लिए कोई बहुत बड़ा इंसेंटिव जीतना वही है? ये तो उसके साथ आते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज जो हमें मिलती है, वो मिलती है हमें हेल्थ, यानी कि हमारा स्वास्थ्य जो मिलता है हमें। वो स्वास्थ्य जिसके लिए लोग पहले करोड़ों कमाते हैं, फिर लाखों पे करते हैं हम जैसों को। हम जैसों का इन द सेंस जो इस इंडस्ट्री में है, जो फिटनेस इंडस्ट्री में है। एंड यू विल नॉट बिलीव पीपल आर डूइंग दैट। मैं ये ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ कई लोगों को, और इसी फील्ड में है तो हमें पता है, करोड़ों कमा के लाखों हमको देने को तैयार है लोग। तो अपने ऊपर है कि कैसे। मेरा सौभाग्य है कि मैं राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान यानी कि देहरादून में कार्यरत हूं, और मेरे लिए यहाँ पर सभी लोग जो 24 आवर्स मेरे साथ में हैं, यानी कि जो मेरे छात्र, खासकर छात्र छात्राएं जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे साथ रहते हैं। तो मुझे सीखने का थोड़ा ज्यादा मौका, ये कहूंगा कि जल्दी मिल गया। खेलों की उपयोगिता बहुत है। क्यों? एक बच्चा, आपने देखा घर में जब कोई डिस्टर्ब कर रहा होता है, किसी तरह का डिस्टरबेंस अगर हो रहा होता है, ये सभी के साथ है। बच्चे को क्या पकड़ाते हैं? खिलौना पकड़ा देते हैं। कहते हैं ना, बहुत रो रहा है या बहुत शैतानी कर रहा है, इसको खिलौना पकड़ा दो एक। वो आजकल उसने बदल लिया है अपना मोड, वो खिलौना आजकल मोबाइल हो गया है, लेकिन है तो खिलौना। तो ऐसा ही कुछ होता है कि खिलौना और खेल ये चलते रहते हैं साथ में। खेल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जो खेल है, खेल सिर्फ सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगता है, जो सबसे बड़ी चीज देता है, वो देता है हमारी हेल्थ, स्वास्थ्य देता है। स्वास्थ्य जब देता है तो हम, हमारा शरीर स्वस्थ हो, यानी कि जो हमारा हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जिस चीज के लिए हम काम कर रहे हैं, अगर आप सीधे, हमें अट्रैक्ट कौन करता है, हमें अट्रैक्ट कौन करता है, किसके प्रति हम आकर्षित होते हैं, या कोई भी। आप लोग कहते हैं कि भीतर से सुंदर होना चाहिए। मैं कहता हूं कि भीतर से तो सुंदर होंगे ही होंगे, लेकिन बाहर से सुंदर नहीं होंगे तो लोग दरवाजा खोले बिना ही चले जाएंगे। तो दरवाजा खुलने के लिए हमें बाहर से भी अपने आप को सजाना पड़ेगा। अब सजाना ये कोई हीरे मोती जड़ना नहीं है। अपनी हेल्थ अच्छी रखिए, फुर्तीला रहिए, फुर्ती बनाए रखिए जीवन में। जहां आपको एक गिलास पानी उठा के लाना है, मांगने की जरूरत ना पड़े, आप खुद जाएं और उठा के ले आए।
इस तरह का शरीर होना चाहिए। फिटनेस मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको खेलना है और आपको बहुत कुछ करना है। खेल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि खेल एक ऐसा माध्यम है जो जो हमारी मोनोटोनी खत्म कर देता है ना। हम अगर रोज दौड़ेंगे या हम रोज एक ही क्रिया करेंगे, एक ही एक्टिविटी करेंगे, तो क्या होगा, हम वो मोनोटोनस हो जाएगा। आप लोग डीएड के हैं, अभी कुछ टाइम बाद जब आप पास आउट हो जाएंगे, जब जब फिर आप लोग भी पढ़ाना शुरू करेंगे, तो आप लोग भी अलग अलग चीजें इस्तेमाल करते हैं, आप यूज करते हैं। व्हाई यू जस्ट यूज many more things to attract your class towards your lecture or towards your teaching। अपनी टीचिंग के प्रति आप सबको आकर्षित करने के लिए आप अलग अलग चीजें यूज करते हैं, अलग अलग टीएलएम बनाते हैं, आप अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरीके प्रयोग में लाते हैं। वही चीज है, खेलों की उपयोगिता दृष्टि दिव्यांगों के लिए इसलिए बढ़ जाती है, वो आज क्योंकि उसी परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो वो इसलिए बढ़ जाती है। सबसे पहली बात कि हेल्थ को ही लेके चलता हूं, अगर आपने खेल नहीं खेलेंगे तो क्या होगा, अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर नहीं खेलेंगे तो आपकी बॉडी लेथार्जिक हो जाएगी, यानी कि बॉडी में आपका वो सुस्ती, और उसके बाद में आपका बॉडी पोस्चर, जैसे सीधे अगर खड़े हैं तो आप में झुकाव आ जाता है, या पैर आपके नीचे सीधे पड़ने चाहिए, आपका टो सामने की तरफ पॉइंट होना चाहिए। तो अगर आपके पैरों में स्ट्रेंथ नहीं है या आपका बॉडी पोस्चर सही नहीं है, तो वो तो या तो बाहर को चला जाता है, आउटवर्ड चला जाता है, या इनवर्ड आ जाता है, एंड दैट लुक्स ऑकवर्ड इफ इट गोज आउटवर्ड, और इफ इट गोज इन और इफ इट टर्न्स इनवर्ड, दैट लुक्स ऑकवर्ड। वो बिल्कुल ही अजीब सा लगता है जब दूर से आते हैं या जब आपको कोई देख रहा होता है। वो आपके बॉडी पोस्चर में रह के आपकी जो आपकी इंपॉर्टेंस, आपके आपके फिजिक की इंपॉर्टेंस है, उस चीज को वो कम कर रहा होता है, डिग्रेड कर रहा होता है। तो प्रेजेंटेशन, अगर हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन अगर कहीं पे हमारा होता है, तो हम तैयार करते हैं कई चीजें ना, पीपीटी तैयार करते हैं आप लोग, और उसके बाद में आप अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, आप अपना जो लेक्चर है, जो भी चीज आपने तैयार किया है, यू शार्पन दैट वन, अब आप अपनी नॉलेज को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। वही चीज है खेलों में। अगर अब मैं आता हूं कि खेलों में किस तरह से दृष्टि दिव्यांगों के लिए आजकल खेल हैं, क्या क्या हैं, और किस तरह से ये जरूरी हो गए हैं। बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा इसलिए हो गए हैं, जो लोग खेलना चाहते हैं और खेल को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। दो चीजें हैं, खेल आप तीन तरीके से शुरू करते हैं, तीन तरीके से। एक शौकिया तौर पर, एक एमेच्योर, यानी कि आप किसी कंपटीशन के लिए नहीं कर रहे, बस अपने अपने फायदे के लिए, आपको अच्छा लगता है इसलिए कर रहे हैं, ठीक है, शौकिया ही कहिए उसे। एक होता है कंपटीशन के लिए, आप किसी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। तीसरा, आप उसी को प्रोफेशन बना रहे हैं, यानी कि मैं खेलता हूं, मैं खेलना मेरा शौक था, मैं खेलता चला गया, वो शौक एक पैशन में बन गया, एमेच्योर से मैं प्रोफेशनल बन गया, प्रोफेशनल एथलीट बन गया, और उसके बाद में वही प्रोफेशनलिज्म मेरा प्रोफेशन बन गया। यानी कि मैंने एज ए पीआई, आज आज मैं एज ए पीआई या एज ए कोच काम कर रहा हूँ। तो पहले मैंने खेला, पहले मेरा शौक जगह खेलना है, फिर खेला, पढ़ाई की, खेलों की पढ़ाई की, और उसके बाद में फिर मैंने रिप्रेजेंट करना शुरू किया, और जब रिप्रेजेंट करना शुरू किया तो और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा। इंटरेस्ट बढ़ने के बाद में अब मैं काफी साल तक जब स्पोर्ट्स में था, तो क्या करेंगे हम, वही चीज फिर हम एज ए कोच, फिर कोचिंग का डिप्लोमा करते हैं, यानी कि पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद में उसी प्रोफेशन में एज ए कोच या एज ए टीचर आ जाते हैं हम, सेम चीज। तो ऐसा ही सभी के साथ होता है, जितने लोग भी करना चाहते हैं। आप लोग या आप लोगों की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है, बीइंग फिजिकल एजुकेटर, आपकी इम्पोर्टेंट, आपकी जानकारी इसलिए बढ़ जाती है, या आपका रोल इसलिए बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, क्योंकि कल के दिन में आप लोग ही पहुंचेंगे लोगों तक। आप लोग किसी ने कहीं, किसी न किसी संस्था में या किसी न किसी स्कूल में आप पढ़ा रहे होंगे, या लोगों को कुछ न कुछ बता रहे होंगे, समझा रहे होंगे। तो जब आप वो चीजें बताएंगे और समझाएंगे, तो आपको अगर नहीं पता है, आप खेलों के बारे में एक एक जनरल सिनेरियो में, कोई ये नहीं कह रहा कि आपको सब कुछ पता हो, सबको सब कुछ पता हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन बीइंग अ टीचर आपको थोड़ा थोड़ा बहुत पता हो ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल जो टीचर हैं वो बहुत स्मार्टनेस के साथ में आपको रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा स्मार्ट टीचिंग हो गई है अब वो पहले का नहीं रह गया अब। इसी बीच खासकर हम जब वेबिनार्स करते थे, जब हम वेबिनार्स करते करते आज हमको 5-6 महीने हो गए हैं, लगभग 6 महीने के उस पे हैं हम, और आरएसबीआई के ही मैंने कई सारे वेबिनार्स अटेंड किए हैं, सुना है सबको। अगर नागेश सर की बात करूं तो मैंने जब उनको पहली बार से सुना इसी वेबिनार में, और उसके बाद में आज जब सुनते हैं, और इससे पिछला वाला जब सुना खासकर उसमें,
तो वो शैली और वो प्रभाव बढ़ता चला जाता है। ये कैसे आता है? ये करने से आता है। सेम चीज अगर स्पोर्ट्स में देखें तो आपको इसलिए जरूरी हो जाता है, एक तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए किस चीज का, स्पोर्ट्स का थोड़ा बहुत। दूसरा, किसको गाइड करना है स्पोर्ट्स के लिए। अगर आपके पास एक ऐसा आ जाए जो थोड़ा सा तगड़ा है या तगड़ी है इन द सेंस जो जिसका बॉडी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जो आपको लगता है ये कुछ कर सकती है या कर सकता है, तो उस टाइम में आपको उसको स्पॉट करना पड़ेगा। स्पॉट करना पड़ेगा मतलब आपको पकड़ के उसको बात करनी चाहिए। आप उससे बात करेंगे, बात करने के बाद में आप उसका इंटरेस्ट जानेंगे, उसका इंटरेस्ट किस तरफ है। अगर आपको फिर भी लगता है, अगर हाथ लंबे हैं तो आपको लगता है, हाथ लंबे मतलब उंगलियां अगर लंबे हैं तो आपको लगता है कि यार ये एथलेटिक्स में बड़ा अच्छा हो सकता है ना, एथलेटिक्स में बहुत अच्छा है तो हो सकता है ये कर सकता है, ठीक है, उसको ले आए आप। आपको धीरे धीरे उससे बात करनी पड़ेगी, आप स्पोर्ट्स की बातें कीजिए उससे। आप उसको बताइए कि किस तरह से अंकुर धामा जो टोटली ब्लाइंड है, अंकुर धामा आज पैरालंपियन है और आज अर्जुन अवार्डी है, तो उसको बताइए वो चीज। थंगा वैल्यू है, चाहे कोई भी है, बहुत लोग हैं, रामकरण है पहले के अगर देखें हम, बहुत लोग हैं, आशीष नेगी। अभी जो नए लड़के आ रहे हैं इनमें बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो बहुत कर रहे हैं, अवनील कर रहा है। और जो मॉडल स्कूल है जहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर मैं अभी नए लोगों में नाम लूँ तो वो अभी क्योंकि उन्होंने स्थापित नहीं किया खुद को, अभी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे वर्चुअल रन्स और इंटरनेशनल में भी कर रहे हैं। और मैं उनमें से हूँ जो तभी बताता हूँ जब किसी ने कुछ किया हो। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ उस पल का कि उस दिन मुझे बताना ना पड़े, वो खुद आपके बीच आए। हो सकता है बहुत जल्दी ही आपको भी खबर मिलेगी। तो स्पोर्ट्स का अगर आपको पता है, आपने स्पॉट कर लिया उसे, एक बच्चे को आपने स्पॉट कर लिया, आपने बता दिया। अब दूसरा क्या होता है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मान लो आप किसी ऐसे स्कूल में जहाँ कुछ नहीं है, लेकिन हर शहर में कहीं ना कहीं खेल का कुछ ना कुछ होता है। और या युवा कल्याण, जो एक युवा कल्याण मंत्रालय है, या उसकी जो स्टेट की विंग है या जो डिस्ट्रिक्ट की विंग है, वहां आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। और देखिए एक शिकायत जो मैं अक्सर लोगों से सुनता हूँ कि सर हमारे यहाँ कुछ नहीं है, किसी के यहाँ कुछ नहीं होता। ठीक है, बनाना पड़ता है। बनाना पड़ता है इन द सेंस, अगर आपको आ गया, आपको ये चीज पता हो गई कि स्पोर्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। स्पोर्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी फिटनेस, आपका फिटनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी फिजिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब तक आपके पास इक्विपमेंट नहीं आ रहे हैं बाकी सारे, तो तब तक आप उसके साथ में फिटनेस को लेके तो काम कर सकते हैं। आप उसको ये बता सकते हैं कि हेल्दी डाइट किस तरह से खानी है। आप उसको ये बता सकते हैं कि आप सुबह शाम एक्सरसाइज कीजिए। आप ये बता सकते हैं उसे, ये तो कर सकते हैं ना आप। और जब ये करेंगे और जब इस तरह से आप करेंगे तो क्या होगा, उसका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। और जिस दिन आपको कोई कोच मिल गया, जिस दिन आपको लगता है यार इस चीज में अच्छा है, जो उसके प्रोफेशनल्स हैं उनको आप अप्रोच कीजिए, उनको बताइए। कुछ नहीं जाता किसी से बात करने में, बल्कि बात बनती है। जब तक आपने बात नहीं की है तो बात हुई ही नहीं है। जिस दिन बात होगी उसी दिन पता चलेगा बात बनती है या बिगड़ती है। बिगड़ने से आप ये सीख जाएंगे कि ये क्या है, किस तरह से, मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर बात बन गई तो उसको राह दिखा देंगे, चलिए आप उसके साथ चलिए, फिर आपको दूसरा मिल जाएगा। दोनों में फायदा है आपका। एज ए फिजिकल एजुकेटर आपको दोनों में फायदा है, बीइंग अ टीचर। मेरे साथ सारे बच्चे रहते हैं यहाँ पर, 12th तक रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। कोई बात, मुझे भी पता है वो चीज, जब मैं तैयार करता हूँ और सही टाइम पे वो कहीं ना कहीं और होते हैं। लेकिन ठीक है, अल्टीमेटली किस चीज के लिए काम कर रहे हैं हम, स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आगे जाने के बाद भी वो कंटिन्यू करते हैं। तब वो चाहे दिल्ली में रहे, फिर चाहे कहीं रहे, वो चाहे फिर डॉक्टर सत्यपाल साहब के अंडर करें या फिर आपके लखनऊ में ही आ जाएं, वो चाहे किसी के अंडर भी करें। लेकिन अल्टीमेटली किसको किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। अगर अच्छा कर रहे हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। इस तरह से वो प्रोसेस बढ़ता चला जाता है। अब आजकल अगर आप किसी को कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में है, एज उसकी अगर ठीक है इन द सेंस कि अगर वो एज उसकी कम है थोड़ा सा, और उसके बाद वो इंटरेस्ट भी रखती है या रखता है, अब आपने उसको गाइड भी कर दिया। अब अगर वो करता है तो वो रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता चला जाएगा। जब आगे बढ़ता चला जाएगा, जिस दिन वो compete करता है, जिस दिन वो कहीं पे इंटरनेशनल में compete करता है, या एशियन चैंपियनशिप में compete करता है, या इप्सा में compete करता है, जो इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, उसी का जब हम इंटरनेशनल लेवल पे चले जाते हैं तो इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन हो जाता है, जो हर 4 साल में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप कराती है ना। वो यूथ की भी कराती है और सीनियर्स की भी कराती है। अगर वो भी वैलिड है, वो वैलिड है मतलब वो ऑथेंटिक है, वो
वो चीज ऑथेंटिक है, वो साफ साफ लिखा हुआ है उसमें, अभी लिख के आ भी गया है हाल ही में। तो अगर उसको रिप्रेजेंट कर जाता है, फिर क्या बढ़ गया आपका? एक तो वो ठीक है, वो पढ़ाई कर रहा है, पहले आपके पास था, फिर कहीं और चला गया, कर रहा है, तो वो आपको करने के बाद में फिर वो रिप्रेजेंट करता चला गया, उसने पढ़ाई भी कर ली, ग्रेजुएट हो गया, और कल के दिन में मान लो उसी का सिलेक्शन किसी स्पोर्ट्स कोटे में हो जाता है। तो इससे इससे अच्छा और क्या हो सकता है? वो जिस चीज को करता था, जिस चीज को करना चाहती थी वो लड़की, वो उसी में चली गई, आज एक रेप्यूटेड स्पोर्ट्स पर्सन है। अब ये सब कुछ हो गया, एक एक उसने एक दौर भी तय कर लिया और अपने आप को स्थापित भी कर लिया। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये और क्या कर सकते हैं? ये मतलब जो स्पोर्ट्स करता है वो प्रोफेशनल कोर्सेज में भी जा सकते हैं। एक जो खिलाड़ी होता है, एक अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो कम से कम 25 से 30 लोगों को जॉब देता है। जॉब देता है इन द सेंस उसको तैयार करने में लगे होते हैं। ठीक है, वो उसमें से किसी भी फील्ड को अपना सकता है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि कोई अगर दृष्टि दिव्यांग है और उसके बाद में वो आईटी में बहुत अच्छा है, तो अपने आईटी स्किल को वो यूज करे ना, इसमें स्पोर्ट्स में आए, एनालिटिकल उसमें यूज करे उसको, और उसके बाद में उसको फोटोशॉप और ये सब यूज करके उसको एडिटिंग के लिए यूज करे, उसको किसी की प्रोफाइल बनाने में यूज करे। तो हर जगह से आपके पास स्कोप ही स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है आगे जाने के लिए। साथ में अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईएएस हैं। आप पहले यहीं थे, लखनऊ में ही थे, और उसके बाद इलाहाबाद में रहे हैं, जो ऑर्थो हैं, पैर से T46 F46 में खेलते हैं, और उसके बाद में उन्होंने आईएएस होके भी वो बैडमिंटन खेलते हैं, नंबर 1 भी रहे, फिर बेस्ट 5 में रहते हैं अभी वो। तो इस तरह से स्कोप बढ़ता ही चला जाता है, स्कोप की कहीं कमी नहीं है। आप बस वही है कि शुरुआत से ही आपको उसको अगर आपने स्पॉट कर दिया, हमें हमें आपको भी और मुझे भी साथ में हमें ये चीज छोड़ना होगा, हमें इस चीज से थोड़ा सा ऊपर उठना होगा कि मैं तो स्पेशल एजुकेटर हूँ, स्पोर्ट्स की तो नहीं हूँ, या स्पोर्ट्स का तो नहीं हूँ। आप स्पोर्ट्स के नहीं हैं, ठीक है, आप मान लिया स्पोर्ट्स के नहीं है। स्पोर्ट्स क्या है? स्पोर्ट्स के नहीं है मतलब क्या है? स्पोर्ट्स के नहीं है मतलब आपके पास एक जो ऑथेंटिक उसका कोर्स करना पड़ता है या डिग्री है, वो चीज नहीं है ना। लेकिन आपको सिखाने से कौन रोक सकता है? आपको इनिशियली अगर आपको गाइड करने से कौन रोक सकता है, बताइए? आप टीचर तो हैं, टीचर अगर आप हैं तो उस हिसाब से उसको कराइए, और उस हिसाब से उसको वो अच्छा करता चला जाएगा। फिर आगे जाके वो बहुत अच्छा करता है, तो आपको भी खुशी होगी देखकर उसे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसे ही फायदा है, आपको भी खुशी होगी। और इस जहान में अगर खुशी मिल जाए तो और उससे ज्यादा क्या चाहिए? और तो खुशी तो ढूंढनी पड़ती है ना। अपने आप अपने कामों में खुशी ढूंढेंगे तो मिल जाती है वो, कहीं ना कहीं आपको हमारे अगल बगल ही होती है। बस यही है कि हम कैसे लेते हैं चीजों को, हम कैसे करते हैं। दो चीज है, अगर अगर आपके पास एक लड़का आ रहा है, मेरे पास एक कोई बच्चा आया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, एक तो ये होता है हमने उसे कह दिया चलो छोड़ो यार, कुछ नहीं है मेरे पास, यहाँ ना ग्राउंड है ना कुछ, तुम ज्यादा वो मत करो। एक तो ये रिप्लाई है। एक ये है आपको सब कुछ पता है, आप सब कुछ देख रहे हैं, आप सारी नेगेटिविटी भी जानते हैं, लेकिन आपका रेस्पॉन्स अच्छा आया कि सर मुझे ये करना है, मैम मुझे ये करना है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मिलते हैं कल, क्या करते हो फिर तुम? तो उसका वो जो लेके आया था उम्मीद, क्योंकि जो आपके पास आ रहा है वो एक उम्मीद के साथ आ रहा है, वो आपको एक आइडियल मान के आ रहा है कि शायद मुझे यहाँ से हेल्प मिलेगी। पता नहीं कितनों से मिला होगा, लेकिन उसके बाद जब आपके पास आ रहा है तो वो एक आपके पास एक उम्मीद लेके आ रहा है। उस उम्मीद को आपके ऊपर है, या तो आप वहीं पे उसे रोक सकते हैं, या आपके एक हाँ से, एक छोटे से हाँ से वो कल का पैरालंपियन भी बन सकता है या बन सकती है। अब आता है कि स्पोर्ट्स में आजकल का जो स्पोर्ट्स है, आजकल का स्पोर्ट्स थोड़ा सा एडवांस स्पोर्ट्स हो गया। एडवांस इन द सेंस आपको सब कुछ जरूरी है, आपको वो पहले वाला टाइम नहीं रह गया अभी कि आप 3 स्पोर्ट्स एक साथ करो, ये चीज भी आपको बतानी होगी, है ना। अच्छा, हम जब पढ़ाई करते हैं, हम ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट्स लेते हैं, 5 सब्जेक्ट लिया हमने, अगर पास कोर्स कर रहे हैं, अगर ऑनर्स कर रहे हैं, तो आप 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट, दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड देयर रूल्स, ठीक है। लेकिन मास्टर्स में हम एक सब्जेक्ट लेते हैं ना, तो ये उसी तरह का है कि उसी तरह का ये एक ग्रेजुएशन है इसका, स्पोर्ट्स का। अगर ठीक है स्कूल में मैंने सब कुछ खेला,
क्योंकि स्कूल में मैं स्पोर्ट्स नहीं करता था प्रोफेशनली। स्कूल में क्या करता था या क्या करते थे, मैं इन द सेंस मैं दृष्टि दिव्यांग उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। वहां पर मैं क्या करता था, वहां पर मैं खेलता था। क्यों? क्योंकि वहां गेम्स पीरियड था, तो कभी मुझे फुटबॉल भी मिल जाती थी, कभी मुझे क्रिकेट भी मिल जाती थी, कभी मुझे दौड़ा भी दिया जाता था, और कभी मुझसे कहा जाता था कि आज हम एक काम करते हैं, वजन उठाते हैं, है ना। सारे गेम का कॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद में जब एक टाइम ऐसा आया, मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया फुटबॉल में, या मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया उठाने में, आपने बोला उठाना है, भार उठाना है, पावर लिफ्टर बन गया तगड़ा सा। ठीक है, एक लड़की आई आपके पास में, वो जूडोकाज बन गई। वो अगर जूडोका बन गई, जूडोका बनने के बाद में अब उसको क्या है, अब सारे गेम नहीं खिलाना है उसको। अब आपको वो टाइम आ जाता है जब आपको उसको पीजी करानी होती है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, जहां आपको एक सब्जेक्ट लेना है। एक सब्जेक्ट इन द सेंस किसी एक गेम को चूज करके आपको उसमें मेहनत करनी होगी। उसी में आपको प्रोफेशनल जो कोचेज हैं, जो कोचिंग कर रहे हैं, प्रोफेशनल, हाँ प्रोफेशनल इन द सेंस कि आपको करते हुए 1-2 साल हो गए, तो उसके बाद आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा गेम है। आप 13-14 ईयर्स तक आराम से पता लग जाता है कि कौन सा गेम है। बल्कि 7-8 ईयर्स, 7 साल से लेके 9-10 तक आप सारे गेम खिला दीजिए, और उसके बाद में जैसे ही आप 11वें साल में चले जाते हैं, 10वें साल में चले जाते हैं, तो आपको पता लग जाता है। कुछ गेम्स ऐसे हैं जहां अंडर 9 भी खेला जाता है, वो दैट डिपेंड्स ऑन पॉपुलैरिटी ऑफ द गेम, वहां पर होता है वो। तो जब आपको पता लग गया कि ये होना है, ये हम कर रहे हैं, तो उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आपको उसी गेम में कोचिंग लेके, उसी गेम में प्रॉपर डाइट लेके, उसी गेम के अटायर बहुत जरूरी है। अटायर इन द सेंस आपको प्रॉपर शूज होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप इस चीज को गौर कीजिएगा आप लोग। हम हम यानी कि आप भी और मैं भी, हम अक्सर शूज को इग्नोर करते हैं। आपने देखा है? आप देखिएगा कभी भी, हम बहुत 6,000 का 10,000 का सूट पहन लेंगे, हम कोट काट पहन के निकल जाएंगे, टाई पहन लेंगे बढ़िया 500-600 की, लेकिन जब जूता पहनने की बात आई, कौन देख रहा है, जूता ही तो है ना। लेकिन नहीं, अगर देखा जाए तो वो नींव है जिसके ऊपर पूरी इमारत खड़ी है आपकी, है ना। हमारी सारी इमारत खड़ी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, और मैं उस चीज को फॉलो भी करता हूं, कि हम चाहे कुछ भी पहन लें, हमारा शूज, हमारा जूता सबसे अच्छा होना चाहिए। अच्छा इन द सेंस कि कोई जरूरी नहीं महंगा, उसमें कुशन इफेक्ट हो, उसमें थोड़ा बहुत कुशन इफेक्ट हो, और उसके बाद में कुशन इफेक्ट होने के बाद में साथ में और क्या हो, वो थोड़ा सा आपका फ्लेक्सिबल हो, ताकि आपका पैरों में किसी तरह का रेस्ट्रिक्शंस ना आए। क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं, मैं 1-2 क्वेश्चन देख रहा हूँ, इसके बाद मैं आता हूँ। मैं वहीं पे आऊंगा थोड़ी देर बोलने के बाद में, मैं आपके क्वेश्चंस में आऊंगा। तो जब आप करते हैं, जब शूज अगर आपने अच्छा सेलेक्ट कर लिया, शूज के बाद में फिर आपका अटायर, अगर आप कबड्डी खेल रहे हैं, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर आप हर चीज का अलग अलग अटायर है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या जरूरत थी बैडमिंटन के लिए शॉर्ट्स बनाने की, एथलेटिक्स के लिए उससे भी छोटा शॉर्ट्स बनाने की, और आपका जो आइस स्पोर्ट्स है या जो स्नो स्पोर्ट्स है उसके लिए पूरा सूट बनाने की, एक फेंसिंग के लिए पूरा सूट बनाने की क्या जरूरत है? सबके लिए अलग अलग है, तो उसकी कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी, और कुछ ना कुछ नहीं, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। साइंटिफिकली आपको, अगर आपका क्या बोलते हैं, अगर आपका आपने बड़ा वाला शॉर्ट्स पहन लिया, बरमूडा टाइप पहन लिया, और उसके बाद में आप रनिंग कर रहे हैं, तो क्या करेगा, दैट विल रेस्ट्रिक्ट योर स्ट्राइड लेंथ। आपकी जो स्ट्राइड लेंथ है वो कम कर देगा। अगर आपके जूते अच्छे नहीं है, क्योंकि बार बार आप ऐसे स्टम्प कर रहे हैं नीचे, ये लगेगा ना आपका पैर, ये जब पैर लगेगा तो उसमें क्या होगा, आपका जितना बार स्ट्राइक हो रहा है वो आपका शिन को वाइब्रेट करेगा, आपके जो पोर्स है उसको वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करने से पेन आएगा, तो क्या होगा, आपकी स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ये मैं आपको बहुत छोटा सा बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपकी दौड़ने की आपकी धीरे धीरे स्पीड अपने आप कम हो जाएगी, और जब पेन होना शुरू हो जाता है, वो पेन तो वहां होता है लेकिन लगता इधर है, तब आपका क्या है, अपने आप ही आप मॉरली भी डाउन होते चले जाएंगे। आप एक दिन भागेंगे, 2 दिन भागेंगे, तीसरे दिन बोलेंगे यार मैं कुछ और कर रहा हूँ आजकल, है ना। आपको कोई उठाएगा भी अगर फोन करके, तो आप बोलेंगे मैं तो योगा करने लग गया, या मैं ये करने लग गया, या मैं वो करने लग गया। तो कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटीज, बहुत बहुत सारे योगा, योगा को भी कर रहे हैं लोग। योगा बहुत पावरफुल योगा भी है, योगा के बहुत अलग अलग रूप है। योगा बहुत तरीके से होता है, बहुत अलग अलग तरीके से होता है। अगर आप उसको अपनी एज के साथ में सही योगा आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज है, आप कैसे किस चीज को कैसे ग्रूम करते हैं, कैसे उसे आगे बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं, दैट मेक्स टोटली दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, एंड दैट मेक्स
द होल डिफरेंस, उसी से सारा अंतर आता है और उसी से सारी चीजें डिसाइड हो जाती हैं। एक जब आप डीएड करके जाएंगे तो आप किसको पढ़ा रहे होंगे, शायद जहां तक मुझे पता है शायद जूनियर्स को जब पढ़ा रहे होंगे, वहीं से उनकी इच्छा जागेगी, वहीं से इच्छा जागेगी। उस इच्छा को अगर आपको उस इच्छा को अगर आपने और ज्यादा ऊपर करना है, सेकेंडरी या जब वो मिडिल सेक्शन में आएगा, मिडिल में आएगा, यानी कि जो मिडिल सेकेंडरी जब 6 7 इसमें आएगा जब वो, तब तक उसकी इच्छा ऐसी हो जानी चाहिए कि आपको याद करते करते और उसके बाद में दूसरे जो टीचर मिल रहे हैं उनको बोले सर मुझे ये गेम खेलना है, वो खुद बोले कि मुझे ये गेम खेलना है। वो कहाँ से आएगी, वो आग कौन लगाएगा उसमें, वो स्पार्क कौन देगा उनको, वो आप देंगे, वो स्पार्क आप देंगे। क्योंकि यहाँ पे डीएड वाले हैं तो इसलिए ये चीज बोल रहा हूं मैं कि वो स्पार्क कौन देगा, वो स्पार्क आप देंगे। एक कोई ऐसा है जो स्कूल भी नहीं जाता, लेकिन आप जानते हैं उसे, शहर में कहीं रहता है, गांव में कहीं रहता है, वो बहुत तगड़ा है। ऐसे एग्जांपल्स बहुत है हमारे पास। वो बहुत तगड़ा है, आपको लगा ये कुछ कर सकता है, ठीक है, वो स्कूल नहीं गया, कोई बात नहीं। आपको शॉर्टपट करने के लिए या गोला फेंकने के लिए, या आपको लग रहा है क्रिकेट अच्छा खेल सकता है, या आपको लग रहा है ये दौड़ता बहुत अच्छा है, तो उसको करने के लिए आपको इनिशियली अगर उसने पढ़ाई नहीं भी किया तो आप उसको ये नहीं बोल सकते ना कि आप स्कूल नहीं गए तो स्पोर्ट्स नहीं कर सकते। आप उसको लेके आइए, आप उसको बताइए कि आप ऐसा कर सकते हैं। आप सिर्फ बता दीजिए, मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि लेके जाइए, मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि बता दीजिए उसे। देखना अगर आप बताते हैं 2 3 बार, अगर उसे बताते हैं तो कोई ना कोई ऐसा होगा जो उसे बता देगा, ठीक है, जो उसे बता देगा और जो उसको फिर आगे को ले जाएगा। तो आजकल का जो स्पोर्ट्स है वो अलग हो गया, बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया। अगर ये रही आपके स्पोर्ट्स की शुरुआती बात, शुरुआती दौर में, अब मैं आ रहा हूं ऊपर कॉम्पिटिटिव जो स्पोर्ट्स है उसमें, फिर आपके क्वेश्चंस पे आऊंगा मैं। जब आप कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन की बात आ जाती है। अब आपको आप प्रतिनिधित्व तो करते हैं किसी का, प्रतिस्पर्धा में जब कूदते हैं जब वहां पे, जब आप जंप करते हैं जब कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में, देन यू हैव टू फाइट द कॉम्पिटिशंस, आपको कॉम्पिटिशंस फाइट करनी पड़ते हैं। आप जब कॉम्पिटिशंस फाइट करेंगे तो उसके बाद में क्या है, आप किससे फाइट करोगे, आप ये चीज हमेशा निश्चित रखिए कि किससे फाइट करेंगे आप। अगर B2 है तो ज्यादातर गेमों में वो B2 अपनी कैटेगरी से ही खेलता है, ठीक है, अपनी कैटेगरी से ही वो खेलेगा। कुछ हैं जैसे चेस है जिनमें बॉडी कांटेक्ट नहीं है और जिसमें अलग है आर्बिटर रहते हैं, तो वो लोग उसको कराते हैं। अब बात आती है कि सही गेम के सिलेक्शन की। अगर मैं बोल दूं मैं कोई ऐसा गेम खिला रहा हूं बच्चों को जिसका है जिसकी जो आगे जाके नहीं है, आगे जाके नहीं है इन द सेंस वो कॉम्पिटेटिव उसमें नहीं है, कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स में नहीं है, तो उसका फायदा है। उसका फायदा मेरा कहने का मतलब यह है कि उसका जब वो आगे जाके देखेगा कि आपने उसे एक ऐसा गेम करा रखा है या ऐसा गेम कराया जिसका वो आगे जाके उसका गेम नहीं है, उसका गेम नहीं है मतलब उसके कॉम्पिटिशन्स नहीं है। अगर उसके कॉम्पिटिशन्स नहीं है तो वो खेलेगा कहाँ। अगर कोई रनिंग करता है तो उसको कॉम्पिटिशन दिलाना बहुत जरूरी है, वहीं से खिलाड़ी तैयार होता है। अब हम खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, जब एक खिलाड़ी तैयार हो जाएगा वही तो रिप्रेजेंट करेगा, वही तो हमारे लिए मेडल्स लेके आएगा, है ना। अब जब हम प्रोफेशनली बात करते हैं तो वही तो मेडल्स लेके आएगा हमारे लिए। जब वो मेडल्स लेने के लिए जब आता है, जब वो मेडल लेगा तो उसको तैयारी भी उसी तरीके से करनी पड़ेगी, यानी कि प्रोफेशनल कोचेस के अंडर करना पड़ेगा। उसको इक्विपमेंट की जरूरत पड़ने लगेगी क्योंकि उसका लेवल बढ़ रहा है अब। तो फिर वो एक प्रॉपर सेटअप में जाता है, सेटअप में जाने के बाद में स्पोर्ट्स करेगा। अगर ब्लाइंड से रिलेटेड स्पोर्ट्स की बात करें तो अभी जो इस वक्त जो गेम्स हो रहे हैं वो आपको पहले मैं इंडिया का बता रहा हूँ कि इंडिया में इस वक्त अगर आप देखेंगे तो ब्लाइंड क्रिकेट सभी ने देखा हुआ है, क्रिकेट सभी को पता है। और ब्लाइंड फुटबॉल इस वक्त बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और एथलेटिक्स सभी को पता है पहले से ही है। एथलेटिक्स में तीनों आते हैं, थ्रोइंग, जंपिंग एंड आपका रनिंग, तीनों तरह के इवेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद में आपका शोडाउन एक गेम है, शोडाउन जो कि टेबल टेनिस की तरह होता है, वो एक गेम है। और साथ ही गोल बॉल एक गेम है जो फ्लोर पे खेला जाता है, लेट के आप बॉल आपकी तरफ आती है और आप लेट के उसे अपने गोल में घुसने से बचाते हैं, 3 3 लोग खेलते हैं। दूसरा फिर आजकल जूडो आपको पता है चल रहा है, पावर लिफ्टिंग है, जो ये सारे गेम्स हैं। कबड्डी भी है जो अभी आगे को और बढ़ेगा। बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो अभी पाइपलाइन में है, पाइपलाइन इन द सेंस कि जो बहुत जल्दी ही आने वाले हैं, बहुत जल्दी ही आ जाएंगे, है ना। बहुत जल्दी जब आ जाएंगे वो गेम तो फिर उनको उसी तरीके से उनके सिस्टम्स में लेके आएंगे। सिस्टम्स इन द सेंस जो गवर्निंग बॉडीज हैं। अगर ब्लाइंड की बात करें, अगर हम ब्लाइंड की बात करें तो इंडिया में उनकी गवर्निंग बॉडी कौन है,
इंडिया में उनकी गवर्निंग बॉडी है इप्सा। इप्सा में जब होता है, इप्सा जो इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन है दिल्ली में, बीआरए में, बीआरए में अगर है तो वो उसको गवर्न करती है। फुटबॉल की बात करें तो इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन, लेकिन वो भी उसी के अंडर आता है। अगर हम पैरा स्पोर्ट्स की बात करें तो पीसीआई के अंडर हम खेलते हैं, जहां हमारी कैटेगरी T11 टू T13 होती है। इस तरह से कॉम्पिटिशन्स बढ़ते चले जाते हैं, और जब कॉम्पिटिशन्स बढ़ते हैं तो खिलाड़ी को भी इंसेंटिव बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, इंसेंटिव जब बढ़ने लग जाएंगे, इंसेंटिव जब बढ़ते हैं तो इंसेंटिव बढ़ने में क्या होगा, एक आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता है। इंटरेस्ट बढ़ेगा इन द सेंस, जब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ने के बाद में आप उस चीज को और ज्यादा अच्छे से करेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स में खर्चा भी बहुत है। स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ खेलना है, आपको डाइट भी चाहिए, आपको हर तरह के कपड़े चाहिए, अलग अलग आपको गियर्स चाहिए। अगर आप डेली दौड़ रहे हैं तो एक जो जूता है वो भी जवाब दे जाएगा आपका, है ना। वो जवाब दे जाएगा, वो जवाब दे जाएगा इन द सेंस कि आपको उतने माइलेज निकालना है, उस किलोमीटर, उतने किलोमीटर निकालने पड़ते हैं आपको। उस किलोमीटर से ज्यादा अगर आप जाएंगे तो जूता भी बोलेगा ये कहाँ फंस गया। तो ऐसे करके आप करते चले जाते हैं। जब तैयारियां होती हैं फिर आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर चले जाते हैं। फुटबॉल अगर आपको खेलना है तो आप फुटबॉल की तरफ को बढ़ते हैं, अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो आप क्रिकेट की तरफ को बढ़ते हैं, जो कि कैबी गवर्न करता है इंडिया में। जो गवर्निंग बॉडी है वो कैबी है। और आप हर साल देखते हैं नागेश ट्रॉफी होते हैं। कुछ कॉम्पिटिशन्स ऐसे हैं जो इंडिया में हो रहे हैं अभी। हर साल आप देखेंगे नागेश ट्रॉफी होती है, जो कि इक्विवेलेंट टू रणजी ट्रॉफी है। हम रणजी ट्रॉफी देखते हैं सभी लोग। तो वैसे ही जो इसके लिए है, किसके लिए, जो वीआई के लिए है, जो ब्लाइंड के लिए है, वो क्या होता है, वो नागेश ट्रॉफी है। नागेश ट्रॉफी में हर साल हम खेलते हैं, और वहीं से फिर प्लेयर्स पिक होते हैं इंटरनेशनल टूर्स के लिए। इंटरनेशनल टूर पे फिर वो लोग खेलने जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी फिर वो लोग खेलने जाते हैं, तो वहीं से पिक करते हैं प्लेयर्स को। तो इसी तरह से फुटबॉल में अगर आप जब फुटबॉल में हर साल नेशनल होता है, और हर साल नेशनल होने के बाद में फिर वहां से जो अच्छा खेलता है उनको बुलाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए। इंटरनेशनल अगर कोई मीट होती है या फिर इंटरनेशनल कोई टूर्नामेंट होता है, उसके लिए फिर हम उसको बुलाते हैं। ऐसे ही एथलेटिक्स में है, कैंप लगता है। अब एक होता है कि प्रोसेस कैसे है। प्रोसेस ये है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कैंप में बुलाया जाता है। उसके बाद आपको कैंप में बुलाया जाता है, वहां पर आपको कोचेस के अंदर ट्रेन होने का मौका मिलता है। आप उनके अंडर ट्रेन होते हैं। आप कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरे कोचेस को भी इनवाइट करते हैं। जो गवर्निंग बॉडी है वो दूसरे कोचेस को भी इनवाइट करती है, फॉरेन कोचेस को इनवाइट करती है। तो आपका क्या बढ़ रहा है, आपका एक्सपोजर भी बढ़ रहा है। आप अगर मान लीजिए इंडिया में ही अगर आप नागेश ट्रॉफी खेल रहे हैं, अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो वो क्या करेगा, वो क्रिकेट खेलने अगर 3 स्टेट में अगर वो जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो 3 स्टेट की संस्कृति उसे पता चल रही है। 3 स्टेट के लोगों से वो मिल रहा है। 3 स्टेट का पकवान खा रहा है वो। अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर सुबह वो आलू और पराठा खाता है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, नागेश ट्रॉफी में अगर आप ईस्टर्न सेक्टर में कहीं पे आपका टूर्नामेंट का एक मैच पड़ गया, तो वहां पे आप रोटी, वो पतली वाली रोटी और सब्जी खा रहे होते हैं आलू की। वही अगर आप नीचे एमपी में खेलते हैं या कहीं पे खेलते हैं, तो वही पोहा और जलेबी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको अलग अलग टेस्ट भी मिल रहा है। बहुत बहुत फायदे हैं स्पोर्ट्स के। आपको घूमने को मिल रहा है, आप ट्रैवल कर रहे हो, इतना घूमने को मिल रहा है आपको। ठीक है, और जहां तक बात है कि खेलने से पढ़ाई खराब होती है या पढ़ाई खराब हो जाती है, पढ़ाई नहीं कर पाते, अगर ऐसा होता तो करिकुलम में स्पोर्ट्स नहीं होता, ये तो मान के चलिए आप। हाँ, ये जरूर है कि हमारे यहाँ थोड़ा तवज्जो कम दिया जाता है, क्योंकि लेकिन अब तो ऐसा भी नहीं है। एक 19 साल का लड़का अगर बहुत अच्छा खेल रहा है, अगर वो ओलंपिक में रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पूरी जिंदगी भर कमाएगा वो लड़का, एक अगर बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बन गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बन गया और पैरालंपियन बन गया 19 ईयर्स में, है ना। वो जॉब के लिए जब जाएगा तो 21 या 22 साल में वो ग्रेजुएशन करके फिर उसका कॉम्पिटेटिव एग्जाम देगा तब जाएगा। लेकिन यहाँ पर उसको 4-5 करोड़ मिल जाएंगे। उसको अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग उसको वो देगी, इंसेंटिव देगी। जिस चीज के लिए वो जॉब करेगा, यानी कि घर बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, और अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए, सभी का यही होता है। वो चीज उसको 19 ईयर्स में मिल जा रही है स्पोर्ट्स से। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, वो फेम, एक आईएएस को उतना नहीं, एक डीएम को उतना नहीं जानते शहर के लोग, जितना अगर उस शहर का कोई खिलाड़ी है तो ये तो एक फेम होता है। अगर दूसरी जगह भी आप जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया के शायद पीएम है, वो पता नहीं होगा, लेकिन अगर खिलाड़ियों के बारे में पूछेंगे तो वो सबको पता रहता है। सो नेम है, फेम है, पैसा भी है, लेकिन पहले लगाना भी पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। वो तो हर जगह है। आप पढ़ाई में भी तो लगाते हैं, पढ़ाई में अपने इतने साल लगा रहे हैं आप,
पढ़ाई में आप कितने लगा रहे हैं? आपने 12th तक पढ़ा, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर आपने पीजी किया, उतने साल भी लगा रहे हैं, उतने सालों का खर्चा तो आता ही है, पैसा लगाते हैं आप। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में कहाँ पर कैसे पढ़ रहे हैं। आपके आपके पीछे मेहनत होती है। आपके आप लोग जो आरएसवीआई में कर रहे हैं, तो वहां पर हमेशा नागेश सर, श्रद्धा मैम या डॉक्टर जैन सर हैं, वो आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं। आप सिर्फ क्लासरूम में आपको हर चीज बताते हैं तो वहीं तक सीमित नहीं रह जाते, वो आगे भी देखते हैं, स्कोप देखते हैं आपके लिए कि किस तरह से और बेटर कर सके, नया क्या आ रहा है, नया क्या आ रहा है, क्या इनको दे सके हम। क्यों? क्योंकि अगर वो इस तरह से नहीं करेंगे तो उनका कोर्स भी तो फिर कौन ऑप्ट करेगा उस चीज के लिए। तो हर कोई जो हमारे पीछे होता है ना, कई बार हम उसे देखते नहीं है, बिहाइंड द कर्टन्स क्या हो रहा है, वी डोंट बॉदर अबाउट दैट। एक्चुअली ऑल द प्लानिंग्स एंड एवरीथिंग इज डन बिहाइंड द कर्टन्स ओनली। ठीक है, वो पर्दा खुलता है तो फिर अच्छी सीन मिलती है, लेकिन उससे पहले रावण की मूछें गिर गई थी, फिर वो चिपकाया गया और राम का धनुष कहीं और चला गया था। वो पर्दे के पीछे होता है। जब पर्दा खुलेगा तो वहां तो राम भी अपने असली अवतार में होंगे और रावण भी तैयार होगा। तो ये कुछ बिहाइंड द कर्टन्स की सीन होती है। सेम चीज यहाँ भी रहता है, तैयारी के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। सो स्पोर्ट्स की उपयोगिता, अब शायद इतना बोलने के बाद में अब मुझे वो एक छोटा सा जो है कि स्पोर्ट्स की उपयोगिता, उस पर ज्यादा बोलने की जरूरत मैं नहीं समझता कि होगी। तो स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कीजिए। मेडल मिलेगा, बहुत अच्छा मेडल मिलेगा, चमक मिलेगी मेडल की, सब आपको जानेंगे। मेडल नहीं भी मिलेगा तो हेल्थ मिलेगी, एक अच्छी बॉडी बनेगी, एक अट्रैक्टिव बॉडी बनेगी। फिर वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, आप जब अट्रैक्टिव बॉडी बनेगी तो आपको लोग देखेंगे, आपको लोग देखेंगे, आपके चेहरे पे वैसे स्माइल आएगी। हर कोई चाहता है कि जब हम बंधन के निकले या सच के निकले तो दो चार हमें भी देखें। ये हकीकत है दुनिया की, चाहे कोई कितना झुठला ले इस चीज को। ठीक है, तो आपको उसी चीज के लिए आपको स्पोर्ट्स तैयार करता है, उसी चीज के लिए खेल आपको तैयार करते हैं, तैयार करते हैं वो चीज। आप हर चीज का और टाइम के साथ चलना बहुत जरूरी है। अभी तक हम लोग क्लासरूम टीचिंग कर रहे थे, जब मैं इससे पहले भी जब पॉसिबल था तो मैं आरएसवीआई में आया, वहां पे किया हमने। लेकिन आज वेबिनार के थ्रू ये मौका मिला है तो वेबिनार में कर रहे हैं, हर तरह से कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल मीट्स करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये क्या है, अगर मैं कहूँ नहीं ये तो नहीं हो सकता या ये नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है? मैं अपने आप को पीछे डाल रहा हूँ, मैं अपने आप को पीछे। मैंने कई लोगों को बोलते हुए भी सुना है कि वेबिनार से क्या होता है। मुझे एक चीज बता दो, क्या नहीं होता है? मैं यहाँ देहरादून में हूँ, आप लखनऊ में हैं, और नागेश सर ने लखनऊ से सब कुछ तैयारियां करके, आरएसवीआई के सेंटर से, अपने ऑफिस से सब कुछ तैयारियां करके आज सबको जोड़ दिया। तो ये क्या है? ये आपको ये टाइम के साथ चलना है। ये है कि टाइम के साथ चलना, ये बहुत जरूरी है। बाकी स्पोर्ट्स की उपयोगिता बहुत ज्यादा है। कर सकते हैं तो कीजिए, देख सकते हैं तो देखिए, और अगर कोई कर रहा है उसके लिए दो चार ताली बजा दीजिए और उसे आगे बढ़ा दीजिए। अब मैं क्वेश्चंस देखूंगा सर, नागेश सर। क्वेश्चंस में देख लूं सर चैट बॉक्स में, या आप कैसे करूं? मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके। राइट सर, कई राइट सर। बच्चों ने प्रश्न पूछा है, उन प्रश्नों के आलोक में मैं सर 1 मिनट चाहूंगा आपसे, थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षण, कि इन बच्चों को 5 मिनट या 10 मिनट आप इस बात से थोड़ा सा अवेयर करें कि दृष्टि दिव्यांग क्रिकेट कैसे खेलते हैं, उसके लिए जो गेंद प्रयोग करते हैं उसकी क्या विशेषता होती है, उसके बाद ये जब दौड़ते हैं तो इसके लिए क्या क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं, किसके सहयोग से दौड़ते हैं, इन सब बातों पर थोड़ा सा अपना पक्ष रख लें, फिर प्रश्न लेते हैं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही सर। चलिए शुरुआत करते हैं पहले कि दौड़ने भागने से शुरुआत करते हैं, क्योंकि क्रिकेट में भी वही होता है ना। तो मैं दौड़ने भागने से आता हूँ। आपने मुझे अगर सामने वाले के पास जाना है, मुझे 10 मीटर दूर जाना है, तो 10 मीटर दूर जाने के लिए मैं दौड़ के चला जाऊंगा। लेकिन एक दृष्टि बाधित को जाना है, क्लैप करके बुलाइए, आवाज से बुलाइए, उसे डायरेक्शन प्रॉपर दीजिए, सबसे जरूरी है। अगर खुले ग्राउंड में है तो, अगर आप कहीं पर हैं तो, अगर लंबी रेस के लिए जा रहे हैं या किसी और जगह के लिए जा रहे हैं जहां पर कर्व्स हैं बहुत ज्यादा, जहां पर हैं जैसे रोड रनिंग करते हैं, अभी जो हमारे जो B1 है वो लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, वो गाइड रनर के साथ में दौड़ते हैं। गाइड रनर का एक रूल होता है कि जब आप लाइन क्रॉस करेंगे, ये बहुत छोटी सा एक छोटा सा टेक्निकल रूल बता रहा हूं आपको, कि जब आप लाइन क्रॉस करेंगे तो गाइड रनर को पीछे रहना होता है उससे, यानी कि पहले उसको क्रॉस करना है लाइन। तो कई बार जोश में अगर आपने आगे कर दिया और उसके बाद वो भी क्रॉस हो गया, तो आप लड़ पड़ेंगे किससे? रेफरी से, कि नहीं ये फर्स्ट था, वो तो मेरे से बाद में आया। आप अपनी जगह सही है, लेकिन रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि पहले उसको फिनिश करना है, क्योंकि आप गाइड रनर हैं, रनर नहीं है।
हम गाइड रनर हैं। एक तो ये है रनिंग के लिए। असिस्ट करने के लिए कभी भी आप उसे यहाँ मत पकड़िए, आपका एल्बो में मत पकड़िए, ठीक है, एल्बो से ऊपर आपका बाइसेप्स में मत पकड़िए, फ्रीली उसका हाथ आराम से, हल्का, वो भी दबाना नहीं है, आराम से बिल्कुल, ये अगर हाथ की ग्रिप है तो ये। और अगर आपके पास में कोई ऐसा कुछ है जैसे छोटी सी रस्सी है, तो उससे पहले उसके उसमें और फिर अपने उसमें लपेट के आराम से जा सकते हैं। ये कंफर्टेबल है बहुत, लेकिन रस्सी आपके पास हमेशा नहीं होती, तो इसलिए जरूरी है। और किसी को हेल्प करने के उससे कहेंगे तो डोंट होल्ड देयर हैंड, लेट देम होल्ड योर हैंड फॉर हेल्प। ये मैं हमेशा कहता हूँ। लोग कहते हैं कि मदद देना है, मदद देना नहीं है, वो मदद आपसे खुद ले लेगा अगर चाहिए होगी तो। सो आप खड़े हो जाइए, वो आपका एल्बो, वो आपका हाथ पकड़ेगा, आप चलते रहिए, जैसे जैसे आप ऊपर नीचे होंगे वो परसेप्शन उसको मिल जाएगा और वो चल देंगे। ये हो गया आपका दौड़ने का। अब ब्लाइंड क्रिकेट में कैसे खेलते हैं अगर इसकी बात करेंगे, तो ब्लाइंड क्रिकेट की अगर आप टीम का कंपोजिशन देखेंगे तो B1 B2 B3 का है, यानी कि 4-3-4, ये आप याद रखिएगा, बहुत आसान सा है। 4-3-4 है ना, 4-3-4, 4-3-4 में मतलब 4 B1 B2 B3 सीरीज में आ रहा है, देखिए B1 B2 B3 ये है। और ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन हो गया। बॉल अंडरआर्म होती है, और जो बॉल होता है उसमें बॉल बेयरिंग्स होती हैं, यानी कि उसके अंदर आवाज होती है और वो आवाज करता है, ठीक है, वो चीज आवाज करती है। और उसी तरह से वो आवाज जब जब रोल करते हैं, जब बॉलर आता है वो उससे पहले पूछता है वहां से, बैट्समैन रेडी, तो बैट्समैन जब तक आवाज नहीं देगा, जब तक वो रेडी नहीं होता, यस जब तक नहीं बोलता, तब तक ये रन अप नहीं ले सकता, ठीक है। तो वो जैसे मान लो B1 बैटिंग कर रहा है, मान लो, है ना, वो बैटिंग पे है और यहाँ से B2 या B3 आ रहा है, तो वो बोलेगा बैट्समैन रेडी, इसने आवाज नहीं दिया मतलब वो एडजस्ट कर रहा है, बैट्समैन रेडी, यस, यस बोलते ही फिर ये आएगा, और जैसे ही बॉल डिलीवरी करेगा, जब बॉल हाथ से छोड़ेगा, उसी टाइम में उसको प्ले भी बोलना है साथ में। अगर वो फेल होता है या बहुत लेट बोलता है, डिले बोलता है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो B1 या B2 जो भी है उसको डॉज कर रहा है, जो कि क्या है, अनऑथेंटिक है, जो आपकी नो बॉल मानी जाएगी, वो नो बॉल मानी जाएगी। बाकी जहां तक ग्राउंड में है सब खुले हैं, बिल्कुल खुला ग्राउंड है, तो कहीं पे टकराने का कुछ है नहीं, आराम से दौड़ते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं। और यकीन मानिए B1 इतनी अच्छी डाइव करते हैं और इतना अच्छा बॉल पकड़ते हैं, आप कभी देखिएगा, खासकर जो ग्राउंड बॉल है, इसीलिए बॉल भी अंडरआर्म चलती है, क्योंकि अगर बॉल उछल गई तो क्या होगा, इसलिए पहला बाउंस आपको टुवर्ड्स द बॉलर, हाफ पिच के हाफ में एक लाइन होती है, जो विकेट्स होता है उसके हाफ में एक लाइन होती है, और टुवर्ड्स द बॉलर आपको पहला बाउंस कराना है। और बैट्समैन तक पहुंचने से पहले 2 बाउंस होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि एक बाउंस तो आपने करा दिया लेकिन दूसरा बाउंस सीधे बैट्समैन पे जा रहा है, अगर हवा में होगी तो उसको बॉल का पता नहीं चलेगा, है ना। अंडर आर्म विद साउंड, और उसके बाद प्ले, और यस, वो चीजें हैं। आप उसके बाद में जहाँ फील्डिंग का है, फील्डिंग जैसे हम लोग करते हैं, जैसे बाकी लोग करते हैं, वैसे ही वो फील्डिंग भी करते हैं, चाहे वो फिर B1 हो, B2 हो, B3 हो, तीनों तरह के जो कैटेगरीज हैं वो फिर उस तरीके से करते हैं। तो ये रहा। अगर मैं आपको एक अभी छोटा सा फुटबॉल दिखा रहा हूँ, एक मुझे जरा एक सेकंड दीजिए। मैंने आपको साउंड का कहा था, तो ये फुटबॉल है, ये साउंड है, ये जब रोल होती है तो इसकी साउंड आती है, ये देखिए अभी ये ग्राउंड में चल रही है तो ये साउंड आ रही है, ये फुटबॉल है ना, ब्लाइंड फुटबॉल, फुटबॉल नहीं, ब्लाइंड फुटबॉल। अब ये चलती है, अगर ये हवा में है तब साउंड नहीं है इसमें, तो इसका कोई यूज नहीं। अभी मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूं, ये पकड़ने के बाद ही आवाज आ रही है ना नीचे करके, लेकिन ऊपर नहीं आ रही है। सेम चीज क्रिकेट में क्या है, क्रिकेट में अगर ये ऊपर चला गया तो नहीं आएगा, लेकिन अगर ऐसे रोल होके जा रही है, ये आवाज आ रही है ना, मैं अभी अपने हाथ में रोल कर रहा हूँ इसको, एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ में कर रहा हूँ, ये जैसे ही रोल होगा ग्राउंड में तो आवाज आएगी उसमें, लेकिन अगर हवा में है ये नहीं आ रही है। तो कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है ग्राउंड के साथ में। वो आपको एक जो अंडर आर्म चलता है क्रिकेट, इस तरीके से होता है। दौड़ने का असिस्टेंस गाइड रनर के उसमें आप कहीं भी दौड़ाइए। मैं दौड़ाता हूँ लड़कों को जो बाहर दौड़ते हैं, रोड रनिंग करके आते हैं, और लड़की बहुत अच्छा कर रही है, एक अनुष्का जो है, बाकी जो पार्सली हैं वो लोग अच्छा कर रहे हैं। लेकिन पार्सली के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत है, मुझे जो लगता है, मेरे इतना 4-5 सालों के उसमें, मुझे सबसे ज्यादा डर लगती है B2 से, क्योंकि उनको लगता कुछ और है, होता कुछ और है, हो कुछ और जाता है। यानी आपको थोड़ा सा परसेप्शन है या थोड़ा सा दिखता है तो आपको लगेगा बहुत दूर है, आप सोचोगे क्रॉस कर जाऊंगा, लेकिन पता चला गड्ढे में गिर गए आप, है ना। तो ऐसे करके कई बार हो जाता है रेसेस। इसलिए आपसे एक चीज कहूंगा कि जब भी आप कहीं पे जाएं, उनकी लिमिटेशंस आपको पता है, तो ऑर्गेनाइजर्स को अप्रोच करें, उसको बताएं कि हमारी ये लिमिटेशंस हैं, अगर हम 10 पार्टिसिपेंट लेके आ रहे हैं तो इस तरीके से उनको कराएंगे, वो चीज उनको बोलिए आप। नागेश सर। जी सर। सर
अगला प्रश्न है कि ब्लाइंड व्यक्ति जो है वो फुटबॉल और कबड्डी क्या खेलते हैं, और खेलते हैं तो इनके नियम क्या होते हैं खेल के? ओके सर, दो गेम यहाँ पर अलग अलग बोले आपने, ब्लाइंड फुटबॉल और क्रिकेट, जो ब्लाइंड के लिए, सॉरी, कबड्डी। तो दो चीज अगर हम देखें तो ब्लाइंड फुटबॉल तो बिल्कुल खेलते हैं, मेरे पास अभी बॉल भी पड़ी है। और आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ से इस वक्त जो NIVH है, वहां से NIPVT जो है अभी, उससे 6 लड़के अभी इंटरनेशनल हैं। ठीक है, ब्लाइंड क्रिकेट में 2 लड़के हैं, गंभीर और सोवेंद्र। गंभीर खेल नहीं पाया था इस बार, यानी कि उसका नाम था, वो कोविड के उससे हुआ नहीं टूर्नामेंट। तो सोवेंद्र खेल लिया, नेपाल की सीरीज खेला वो। सोवेंद्र ब्लाइंड फुटबॉल और ब्लाइंड क्रिकेट दोनों खेला हुआ है। स्कोरर्स है यहाँ पर शिवम नेगी जो स्कोर किया, जिसने एशियन ब्लाइंड फुटबॉल चैंपियनशिप में पटाया थाईलैंड में किया। तो है ब्लाइंड फुटबॉल है। ब्लाइंड फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है 20x40 होता है। 20x40 का ग्राउंड होता है। विड्थ 20 मीटर्स, मैं मीटर्स में बोल रहा हूँ, और जो लेंथ है वो 40 मीटर्स होती है। साइड में बोर्ड्स बने होते हैं। अगर आपको सर्च करना है तो IBFF डालिएगा आप वेबसाइट पे, इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, या लेट्स प्ले या ब्लू डॉल्फिन्स, ये सारे गेम्स है। अगर आप इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल भी डालेंगे तो आपको दिखा देगा, वहां पर कुछ वीडियोस भी पड़ी होंगी, और उसके बाद में आप देख सकते हैं। और अगर आपको और भी अगर जानना है तो आप इवन मेरे YouTube चैनल में भी आप जा सकते हैं। मैं ज्यादातर, मेरा कंसंट्रेशन वहीं पे रहता है, जो ब्लाइंड है उन्हीं को लेके करता हूँ मैं ज्यादा काम। आजकल कोविड है तो अलग काम चल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर आप अगर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा खुद। तो उसमें भी आपको कई सारे गेम्स की जानकारियां मिल जाएंगी। तो ब्लाइंड फुटबॉल खेलते हैं, छोटा होता है, और इसमें जो टीम होती है वो 5 की टीम होती है। गोलकीपर साइटेड होता है, ध्यान से सुनिए, गोलकीपर साइटेड होता है, लेकिन प्लेयर्स टोटली ब्लाइंड होते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक जो साइटेड है, एक जो ये मुझे लग रहा है चाय वाय का टाइम भी होने जा रहा है, इसलिए मैं शांत हो गया। तो नहीं सर, खेल में प्रचार आ गया है, हाँ खेल में बिल्कुल प्रचार आया था, बिल्कुल बिल्कुल हमने उसे आगे बढ़ा। बताएं बताएं। हाँ बिल्कुल। तो अगर आप फुटबॉल का जब देखेंगे तो फुटबॉल में बहुत अच्छा स्कोप है, पैरालंपिक स्पोर्ट है। आप पैरालंपिक भी खेल सकते हैं, फुटबॉल, ब्लाइंड फुटबॉल, हाँ, पैरालंपिक स्पोर्ट है। 20x40, 5 की टीम होती है, 5 लोगों की। गोलकीपर पूरा साइटेड होता है और 4 टोटली ब्लाइंड होते हैं। 20x40 का ग्राउंड होता है। जिसके पास ग्राउंड में बॉल नहीं होती है उसको वॉय बोलना पड़ता है, वॉय वॉय वॉय, हर 4 सेकंड में, यानी कि VOY, है ना, वो ही बोलना पड़ता है, साउंड निकालना पड़ता है। वो इसलिए कि वो लैटिन वर्ड है, दैट सोच कि मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर, मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, तो वो क्लैश नहीं होगा दोनों का। जिसके पास बॉल है उसको नहीं बोलना है, क्योंकि वो तो बॉल की आवाज करता हुआ जा रहा है ना, छन 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 करके। मैं बॉल की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ तो मैं बोलूंगा वॉय 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 वॉय। जैसे ही बॉल, अगर बॉल मुझे मिल गई तो मैं शांत हो जाऊंगा, फिर ये वाला बोलेगा वॉय 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 वॉय, जब तक बॉल नहीं मिला। ठीक है, ये है। और अगर साइटेड को एक टोटली ब्लाइंड गोल मारा तो आप समझ सकते हैं, ये रहा ब्लाइंड फुटबॉल। अब इंडिया में अगर गवर्निंग बॉडी की बात करें तो IBFF, इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन, जो कि कोची से है, मिस्टर सुनील जमैती हेड कोच है उसके। मैं असिस्टेंट कोच हूँ और ट्रेनर भी, फिटनेस ट्रेनर भी हूँ और गोल गाइड भी हूँ। तो मैं भी जुड़ा हुआ हूँ इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम से। IPSA और PCI दोनों से एफिलिएटेड है। ठीक है, अब बात आती है कबड्डी की। कबड्डी भी होती है, कबड्डी का सेम जो ग्राउंड है, जहां पर बस इतना ही अंतर है कि जो बकलाइन या जितनी भी लाइंस है, ये मान के चलिए, जो जितनी भी लाइंस है होती है, ताकि वो ऐसे पैर से फील करके जब टच करेंगे तो उनको पता लग जाएगा यार लाइन आ गई, ये साइड लाइन है, ये मिडिल की लाइन है, और ये पीछे की बक लाइन है। ठीक है, उसमें भी 4 और 3 का कॉम्बिनेशन है। 7 खिलाड़ी हैं तो 3 उसमें B1 लेना बहुत जरूरी है। तो उसमें भी कॉम्बिनेशन है, दोनों साथ में, तीनों कैटेगरी साथ में खेलती हैं, B1 B2 B3। ये है इसके कॉम्पिटिशन्स नेशनल में होते हैं, IPSA कराता है कबड्डी के कॉम्पिटिशन्स, नेशनल होता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं। हेलो। हाँ जी सर, ये जो लाइन की बात आपने बताई, उसी हाँ दौरान नेटवर्क का इशू था, शायद बच्चों को आवाज नहीं आई है। ओके, दोबारा निवेदन है रिपीट कि कर एक बार देता ये हूँ। लाइन का स्पष्ट करें कि कबड्डी बिल्कुल में सर, बीच की लाइन या साइड की लाइन को कैसे जानते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत जरूरी है, लाइनों का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है, फिर वो चाहे कहीं पे भी लाइन हो।
तो चलिए, ये नेटवर्क ग्लिच आते रहता है, तो दोबारा सुन लीजिए कि जितनी भी लाइंस जो मार्क होती हैं कबड्डी में, जितने भी, चाहे वो बक लाइन हो, चाहे सेंटर लाइन हो, चाहे गैलरी हो साइड में, वो लाइन थोड़ा सा उभरी हुई होती है। जैसे टैक्टाइल मैप्स बोलते हैं ना, हम लोग कोई भी चीज बनाते हैं वीआई के लिए, तो उस पर या तो तिल्लियां लगा के, या आजकल तो अलग अलग चीज आ गई है, लेकिन पहले जैसे सिखाते थे उभरा हुआ, तो वो लाइन्स ऊपर उठा दी जाती हैं। उठा दी जाती है मतलब पकड़ के नहीं, उनमें टैपिंग कर दी जाती है, थोड़ा सा मोटा टेप होता है। टेप जब आप लगाएंगे, जब वो सफल करेगा, यानी कि जब ऐसे करके जाएगा, जब वो स्पर्श करता जाएगा ग्राउंड को, तो उसको पता लग जाता है। देखना B1 कभी भी ग्राउंड में जाएगा तो वो ऐसे ऐसे रगड़ता हो जाता है ग्राउंड के ऐसे, ताकि उसको पता लग जाए कि ये साइड लाइन है, ये मिडिल लाइन है, और ये है, उसको अपने पाले का पता लग जाए, और कहां से सेंटर लाइन से मुझे आगे जाना है कबड्डी कबड्डी बोलते हुए, वो पता लग जाए। तो इस तरह से उसमें लाइंस मार्क जाती है, थोड़ी उभरी हुई सी। सर अगला प्रश्न आया है जी, कि नेट बंद स्पोर्ट्स में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। शायद इंडोर गेम की सावधानी पूछ रहे हैं। ओके ओके ओके। इंडोर गेम्स में, अगर आप इंडोर गेम्स की वीआई की लेके बात करते हैं, वीआई की लेके इंडोर गेम्स में एक तो पावर लिफ्टिंग आ जाता है, एक चेस आ जाता है, जो चल रहा है अभी जूडो है। वहां पर सावधानियां, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप वेट्स के साथ कर रहे हैं, अगर पावर लिफ्टिंग है, तो वेट्स कभी भी अपने आप नहीं करना है सफल ज्यादा, खासकर जो टोटली ब्लाइंड है, और उसके बाद सिर्फ टोटली ब्लाइंड नहीं, बाकी लोग भी, अगर आपको हेल्प चाहिए, कभी भी ये नहीं कि मैं ज्यादा पहलवान हूं या हो सकता है मैं उठा लूं, उसमें कभी भी नहीं करना है। ऑलवेज असिस्टेंस के साथ में करना है। इवन जो इंडियन बॉडी बिल्डर्स हैं वो भी उसी के साथ करते हैं, एक तो वेट्स के साथ, और दूसरा जब भी आप इंडोर में जाएं, एक जो V1 है, सबसे पहले उसको ओरिएंटेशन कराएं। ये दोनों के लिए है, इंडोर भी आउटडोर भी। आप सबसे पहले एंटर करते उसको ओरिएंटेशन कराएं चीजों का, उस हॉल का ओरिएंटेशन कराएं जहां पर वो खेलने जा रहा है। फिर चाहे वो इंडोर मैट पर कबड्डी खेल रहा हो, फिर चाहे वो गोल बॉल खेल रहा हो, फिर चाहे वो कुछ भी गेम खेल रहा हो, सबसे पहले उसका ओरिएंटेशन कराएं, तो उसको पता लग जाएगा। उसको जब आप जा रहे हैं तो सिर्फ ग्राउंड का ही नहीं, उसे ये भी बताएं कि यहाँ क्राउड बैठेगी, यानी कि ये स्पेक्टेटर्स अरेना है, यहाँ पर बैठेंगे लोग, इस साइड बैठेंगे लोग, तो वो उसके दिमाग में तब पिक्चर क्लियर होगी। आपने ग्राउंड बता दिया और ये नहीं बता दिया कहाँ पे स्पेक्टेटर्स बैठते हैं, सडनली उसको गोल करने का वो था, या उसको वेट उठाना था, और अचानक से आवाज आ गई कहीं से, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा या हो जाएगी, उसको ये पता नहीं लगेगा कि बोला क्या, ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो सबसे पहले ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है। दूसरा, जब इंडोर में जा रहे हैं तो वेंटिलेशन बहुत जरूरी है, ये सभी के लिए है, सिर्फ दृष्टि दिव्यांगों के लिए नहीं, सभी के लिए। और कभी भी इंडोर के लिए आप जा रहे हैं, सो प्लीज अपना टॉवल, और चाहे जिम में भी जा रहे हैं, इसमें जिम भी आ जाता है जो लोग करते हैं, अपना टॉवल, अपनी वाटर बॉटल, ये हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। आपने जो सीट यूज की है उसको वाइप आउट करना है, क्योंकि स्वेटिंग होती है हमारी, कि मेरे बाद दूसरा बैठने वाला है, उस पर दूसरा बेंच प्रेस पे जाने वाला है, मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ। सो जस्ट वाइप आउट आफ्टर डूइंग योर एक्सरसाइज, आफ्टर कंप्लीटिंग योर रेपिटेशंस, जस्ट वाइप इट आउट। अपने ही टॉवल से उसको करें, या जिम में अगर कोई प्रोवाइड किया तो सही है, लेकिन ऑलवेज कैरी योर टॉवल, योर बोतल व्हेनेवर यू एंटर इंडोर अरेना, खासकर इंडोर अरेना। तो ये तो आउटडोर में भी जरूरी है, लेकिन इंडोर में बहुत ज्यादा इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा, उसको जो पॉइंट्स हैं, खासकर लाइट के और उन सब पॉइंट्स के, उनका ध्यान देना पड़ता है। अगर कोई चीज नीचे है, जैसे मान लो कोई चीज हैंगिंग अगर है, तो उसे वो चीज बता दीजिए कि इस एरिया में आएगा। मान लो गोल बॉल खेल रहा है, या आप दौड़ाने वाले हैं उसे अंदर, अगर आपने नहीं बताया, जाके उसी से मारेगा वो, अब गलती उसकी नहीं है ना, आपने बताया नहीं उसे कि यहाँ पर ये है करके। हो सकता है उसको पता चल जाए, आपने यहाँ से खड़ा किया, उसको छोड़ दिया आगे को, वहां बल्ब था, वो मारता हुआ चला गया उसे, है ना। तो आपने बताया नहीं उसे, अगर आपने बताया होता बल्ब है, तो वो खड़ा भी होता, तो बल्ब तो आगे है ना, वो खुद ही बोलेगा, खुद ही बोलेगी, तो वो थोड़ा सा लेफ्ट या राइट हो जाएगा। ये सारी प्रिकॉशंस हैं जो इंडोर में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। सर जी सर, मंसूरी जी, अभी 1 मिनट रुकिए, प्रश्न ऐसे भी हम मौखिक ले लेंगे। थोड़ा निवेदन है, जो प्रश्न चैट में आए हैं कृपया उन्हें एक एक करके समाधानित होने दें। सर, अगला प्रश्न है जी कि कभी कभी आपके सामने कुछ ऐसे भी बच्चे आए होंगे जो दृष्टिबाधिता के साथ अपने में खोए रहते हैं, मीन्स उसमें किसी न किसी प्रकार से स्वालीनता का कुछ न कुछ भाव दिखाई देता है। ऐसे बच्चों को हम कैसे मोटिवेट करें, एक बिटिया जानना चाह रही है, बताएं।
ओके। बहुत अच्छा है ये। मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब हमने बात की थी तो मैंने मोटिवेट करने की बात की थी। मोटिवेशन फैक्टर कहीं भी हो सकता है और किसी भी चीज से हो सकता है। कई लोग मेरे पास भी, मुझे ये सारे चैंपियंस थोड़ी मिलते हैं, मुझे भी ऐसे ही मिलते हैं सब। कोई किसी कोने में बैठा होता है, कोई किसी कोने में बैठी होती है, फिर मुझे मोटिवेट करना पड़ता है। आज भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे लड़कियां मिल जाएं इन द सेंस कि जो लड़कियां अगर करने को तैयार हो जाएं, हमारे इंस्टीट्यूट में है लड़कियां बहुत कम करती हैं रेशियो, मैं साफ साफ बोलता हूँ इस बात को, साफ साफ करते हैं। अगर मुझे लड़कियां मिल जाएं तो मैं बहुत अच्छे लेवल तक उनको राज करने वाला बना दूं, क्योंकि मेरे पास टाइम है इन द सेंस कि वो अंदर ही है और हमारे पास वो चीज है। लेकिन नहीं कर पाते मोटिवेट। बहुत बार करते हैं, कई लोग होते हैं, फिर कुछ दिनों बाद वो अपनी प्रायोरिटीज बदलने लग जाते हैं वो लोग, है ना। वो बदलने लग जाते हैं, मतलब तो आपको उनको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक कोई बहुत शांत बैठा है, आपने उसे बोला यार खेलना, वो बोला छोड़ो ना क्या खेलना है, तो आप उसको पकड़ा, उसको लेके आप बात करते हुए चले गए, फिर उसको कहानी सुनाइए, कुछ कुछ इस तरीके से कुछ कीजिए कि उसका ध्यान उधर से डाइवर्ट हो जाए। मतलब उसको ये भी नहीं लगे कि आपने खेल के बारे में बताया था और अगले दिन से वो खुद ही आ जाए। ऐसा हमारे साथ होता है कई बार। जब एक लड़का आता है, मुझे दिखता है इसमें पोटेंशियल है, लेकिन वो इतना एंटी होता है स्पोर्ट्स का इन द सेंस, वो बोलता है नहीं मैं सब कुछ कर लूंगा, लेकिन खेलने सुबह उठ के नहीं आऊंगा प्रैक्टिस करने के लिए। भाई जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो खेलोगे कहाँ से, है ना। आप कहाँ से compete करो, उठना तो पड़ेगा आपको। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद में ऐसा होता है, मैं क्या करता हूँ जो मैं रास्ता अपनाता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। मैं उसी के दोस्तों को पकड़ता हूँ, पहले ये देखता हूँ कि उसका पीर ग्रुप कौन सा है। हम जब भी बात करते हैं तो पीर ग्रुप और अपने फैमिली की बहुत बात करते हैं हम लोग, और रियल में ये असर करता है, क्योंकि वो लोग मेरी बात भले ही कोई ना सुने, लेकिन एक अगर उसका दोस्त कहेगा तो उस बात को उसे लगता है यार ये सही कह रहा है। ये मानवीय प्रवृत्ति है, आपकी और मेरी बात नहीं है ये। तो मैं भी वही करता हूँ, उसके दोस्तों से ही कहलवाया उसको किसी तरह से, फिर मैं देखता हूँ कि 8-10 दिन बाद वो खुद ही आने लग जाता है। तो इस तरह से अलग अलग चीजें करके आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं, और एक दिन आता है कि वो आ जाते हैं, अगर आना होता है तो। और कोई जरूरी नहीं है। मैं और एक चीज कहूंगा कि अगर आपने बहुत बार किसी को मोटिवेट कर दिया और उसके बाद भी अगर वो नहीं कर रहा है, तो हो सकता है उसमें कोई और चीज है, उससे वो चीज करने दीजिए उसको, उस चीज में हेल्प कीजिए। ये और एक है सर। सर, अगला प्रश्न पूछा है सतीश कुमार यादव ने। जी। क्या शारीरिक बनावट के आधार पर पहचाना जा सकता है कि यह बालक इस विशेष खेल के लिए उपयुक्त है? यदि ऐसा होता है तो आपसे निवेदन है कुछ पहचान बताएं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सतीश जिन भी किया ये। और बहुत है कि अब जब हम प्री रिक्विजिट्स बोलते हैं उस चीज को पूर्वानुमान बोलते हैं हम, कि किसी को अगर दिख जाए तो ये इस गेम के लिए अच्छा हो सकता है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, फिर से दे रहा हूं मैं। एक 6th में एक लड़का पढ़ता है ना, जिसकी हाइट, जो नॉर्मली जो लोग हैं 6th में अगर पढ़ रहा है तो सबकी हाइट मान लो कि 5 फीट है, उसकी हाइट आपको सडनली 5'2" में दिख रही है ना। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5'2" में दिख रही है, और उसके बाद उसके हाथ बड़े बड़े दिख गए आपको। अब अगर हाथ बड़े, फिंगर्स बड़ी हैं, तो डिस्कस अच्छा होल्ड कर सकता है ना। डिस्कस थ्रो जो हम चक्का फेंक बोलते हैं, अच्छा होल्ड कर सकता है वो शॉर्टकट अच्छा। अगर कोई मोटा है और थोड़ा ठीक ठाक है, या थोड़ा सा हेल्दी है लड़की और अच्छी ग्रोथ है उसकी, तो वो शॉर्टकट अच्छा कर सकती है, ये आपको दिख जाएगा हाथ से कि वो गोला अच्छा फेंक सकती है। अगर कोई बहुत ज्यादा एजाइल है, बहुत ज्यादा इधर उधर जा रहा है, और उसके बाद में बात करने में भी हमेशा आपको सर कैसे, सर क्या, इस तरह से अगर कोई ज्यादा एक्टिव है, प्रोएक्टिव टाइप है, तो उसको आप जो जो बॉडी कॉन्टैक्ट गेम्स हैं, जो एक्सप्लोसिव गेम्स हैं, जैसे फुटबॉल, उसमें डाल सकते हैं आप। जो आपको लगता है कि यार ये थोड़ा सा इसका कंसंट्रेशन सही है, ये ठीक ठाक कर सकता है, उसे आप चेस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से जो बॉडी का जो पोस्चर होता है, और जो उसकी उसकी जो ऑब्जर्वेशंस होंगी आपकी, वो डिसाइड कर देता है, वो बता देता है आपको, वो प्री रिक्विजिट्स है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि बहुत लंबा बहुत अच्छा खेलेगा, लेकिन मैंने कहा कि प्री रिक्विजिट्स है वो चीज अगर है तो आप उसको मोल्ड कर सकते हैं, आपको आसानी हो जाएगी। और ऐसे ही जब हम टैलेंट हंट के लिए जाते हैं तो ये चीज देखी जाती है इसी तरीके से। आप अलग अलग गेम की प्री रिक्विजिट्स, जैसे एथलेटिक्स में अगर थ्रो कराना है तो वो है, अगर आपको एथलेटिक्स में रनिंग कराना है तो आप देखेंगे कि कोई पतला पतला है, ठीक ठाक है, और उसके बाद में उसके कदम लंबे लंबे पड़ रहे हैं, चलने में भी ये तो बड़ा अच्छा कदम रखता है, ये तो बड़े कम समय में ये दूरी तय कर लेता है जो स्कूल से हॉस्टल की है, या ये तो क्लास में भी बड़ा तेज जाता है, और इसका कहीं पे टकरा भी नहीं रहा है, ओरिएंटेशन बहुत अच्छा है इसका, तो आप उसको रनिंग में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जब उसका देखेंगे कि सुनने का बड़ा अच्छा वो है, तो आप उसको क्रिकेट में भी कर सकते हैं, और इसका स्विंग हाथ से बहुत अच्छा फेंक रहा है, ये कहीं मारते हुए देख लिया आपने, पत्थर उत्थर फेंकते हुए देख लिया, तो इसका तो बड़ा अच्छा थ्रो है, क्यों ना इसे क्रिकेट में लाया जाए।
तो इस तरीके से जो प्री रिक्विजिट्स हैं, बॉडी का जो बनावट है, जो शरीर की बनावट है, आप उस चीज से पहचान सकते हैं आराम से। ये प्री रिक्विजिट्स है जो आप देख के ये पता लगा सकते हैं कि इसको मुझे किस गेम में इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। उसके लिए सबसे जरूरी है आप उस गेम को जानिए पहले, जिस गेम में हर गेम को थोड़ा थोड़ा जानेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस गेम में क्या चाहिए। कुछ चीजें होता है, जैसे फुटबॉल में अगर है तो थोड़ा हैवी, थोड़ा लंबा और थोड़ा फुर्तीला हो, तो वो फुटबॉल में चल सकता है ना। इस तरीके से आपको अगर वो चीज, आप पहले गेम को जानिए, गेम को जानने के बाद में उसको वहां पर रिजेंबल कीजिए, रिजेंबल करने के बाद में वो क्लब करके फिर आप उसको उस कोलैबोरेशन के साथ में आगे बढ़ा सकते हैं। सर अगला प्रश्न है, दृष्टि दिव्यांगजनों अथवा तो दिव्यांगजनों हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले गेम्स, एग्जाम्पल फॉर ओलंपिक्स, पारा ओलंपिक्स जैसे है, इस तरीके के गेम के बारे में विस्तार से बताएं। ओके, सॉरी मैंने थोड़ा बीच में पानी लिया। अगर आपको जैसे गेम्स का मैंने बताया, पैरालंपिक गेम में आपको मैं वेबसाइट बता रहा हूं, मैं तो बताऊंगा ही, वेबसाइट बता रहा हूं जहां पर जाके आपको पता लग जाएगा। आईपीसी में देखिए आप, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी, आईपीसी, ठीक है, आईपीसी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आई इंक वाला आई या इंडिया वाला आई, पी पैरट, सी आपका कप वाला या केक वाला, ठीक है, कप केक वही, तो वो वाला आईपीसी आप अगर करेंगे या इंडियन या इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी करेंगे तो वहां पर आपको सारा क्लासिफिकेशन आ जाएगा, कौन कौन से गेम होते हैं। गेम आपको कैटेगराइज करने के लिए दो तरीके से होते हैं, एक पैरालंपिक स्पोर्ट होता है, एक ओलंपिक स्पोर्ट होता है, और एक नॉन ओलंपिक स्पोर्ट होता है। जैसे क्रिकेट की अगर बात करें तो नॉन ओलंपिक स्पोर्ट है, लेकिन अगर फुटबॉल की बात करें तो ओलंपिक स्पोर्ट है। जो खेल ओलंपिक में होते हैं वही वो खेल ओलंपिक स्पोर्ट कहलाते हैं, जो ओलंपिक में नहीं होते वो नॉन ओलंपिक कहलाते हैं। कंपटीशन का जो स्टेप बाय स्टेप कंपटीशन होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। जो पैरालंपिक स्पोर्ट है या जो ओलंपिक स्पोर्ट है वो उसका जो पैरामाउंट होता है, सबसे ऊपर जो होता है वो ओलंपिक, और जो पैरा के लिए हुआ पैरालंपिक्स हो जाता है। जिसका नहीं है, जो नॉन ओलंपिक स्पोर्ट है, वो आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप या वर्ल्ड कप तक जाता है ना। ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे ही इसीलिए मैंने आपको कहा था कि थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे कि राइट गेम, you have to choose the right game and you have to guide with the right game for the right person। आपको सही गेम सही व्यक्ति के लिए बताना बहुत जरूरी है, वही चीज है। तो ये सारे साइट्स हैं, अगर आप इस पे देखेंगे तो आईपीसी अगर आप देखेंगे तो आपको सारा गेम का वहां पे क्लासिफिकेशन मिल जाएगा, और उसमें कौन कौन से गेम दृष्टि दिव्यांगों के लिए हैं, कौन कौन से गेम ऑर्थो के लिए हैं, कौन कौन से गेम सीपी के लिए, सबका क्लासिफिकेशन आपको डिटेल में वहां पे मिल जाएगा। सर मंसूरी जी कुछ पूछना चाह रहे थे, के एन मंसूरी। मंसूरी जी आप क्या पूछना चाह रहे थे? अपना माइक अनम्यूट करें और कृपया पूछें। हेलो। हाँ जी, हाँ राज, जरा मंसूरी जी हाँ का जी एक सर, प्रश्न ले लेने दो बेटा, फिर उसके बाद आपका नंबर आता है। जी मंसूरी जी जी। जी हेलो हेलो, हाँ नमस्कार सर जी। सर नमस्कार, नमस्कार बोलिए सर आपकी जी। आवाज। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ सर जी, मैंने तो वैसे ओरिएंटेशन मोबिलिटी 1989 में देहरादून से किया हुआ है। क्या बात है सर। हाँ, उस टाइम में वाई चौकसी थे और ए दुराईराज थे। ठीक है सर, दुराईराज सर के बारे में सुना है सर। हाँ जी। हाँ, तो अभी ये मैं यहाँ स्पॉट तो करा लेता हूँ जी लेकिन ये जो B1 और B2 है जी उसका टेस्टिंग किस तरह से होता है, जी और ज्यादातर जो टोटली ब्लाइंड बच्चे हैं, जी तो मेरे तजुर्बे से तो मैं ये कह सकता हूँ जी कि ये जो लो विजन बच्चे हैं उनके साथ उनको न्याय कम मिल पा रहा है, क्योंकि उसका टेस्टिंग का जो मायना है जी वो ज्यादातर अनुभव से मैं जान चुका हूँ कि जो जी मैदान मार जाते हैं वो लो जी विजन बच्चे ज्यादा मार जाते हैं, और जो टोटली ब्लाइंड है जिसको 1000 का बल्ब भी कर दो तो नहीं दिखाई देता है, तो उनके लिए कोई मायना या कोई इसका पैमाना या कोई इसका जस्टिफिकेशन या कोई है सर? जी बिल्कुल है सर, बिल्कुल है मंसूरी सर, मैं आ रहा हूँ वहीं पे। अब मैं शुरू करूँ सर, बताऊँ? हाँ यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। पहली बात तो सर बड़ा अच्छा लगा आपको सुन के कि इतने पुराने लोग और इतने अनुभवी लोग भी हैं। थैंक यू वेरी मच सर। और क्वेश्चन जो आपका है सर, जहां तक मैदान मारने की बात है तो मैदान है तो कोई ना कोई तो मारेगा, और जहां तक लो विजन और टोटली ब्लाइंड का, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं इससे कोई वो नहीं करता, मैं इससे वेरी नहीं करता। लेकिन
टेस्टिंग का सर, अगर आप पैरालंपिक, इसीलिए मैंने कहा था कि आईपीसी में अगर आप जाएंगे तो उनका टेस्टिंग बहुत साफ है सर। अभी का इंसिडेंट बता रहा हूं मैं, हाल ही में 2019 में। क्रिकेट में अभी तक कोई टेस्टिंग नहीं होता सर, तो क्रिकेट में जो बात आपने कही है वो आप जान सकते हैं। लेकिन ब्लाइंड फुटबॉल में हमारा एक लड़का इंडिया का और 3 लड़के कोरिया की टीम के, 3, हाँ शायद 3 लड़के कोरिया की टीम के, वो पहली बार वो क्लासिफाई नहीं कर पाए थे वहां पे। वो आया, 3 राउंड क्लासिफिकेशन के चले और उसके बाद में हमारा एक प्लेयर बाहर हुआ। उसको दिखाई नहीं देता, उसको सिर्फ परसेप्शन था। तो जो परसेप्शन है सर लाइट का या शेप का, उसकी एक एक्विटी है ये जो बदलती जा रही है अभी। मतलब क्योंकि हर बार कमेटी की मीटिंग होती है, टेक्निकल जो डेलीगेट्स होते हैं उनकी, उस हिसाब से डिफाइन करते हैं। जहां तक बात है क्लासिफिकेशन की, तो वो अब आ रहा है सर गेम में बहुत बहुत ज्यादा। जो चीज आपने कही है ये शायद आप लोगों के टाइम में सुनी होगी किसी ने, तो आज वो चीज इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं सर। जितना भी गेम जो पैरालंपिक में होता है, ये जितने भी लोग सुन रहे हैं आप ये मान लीजिए कि जितने भी गेम जो पैरालंपिक में होते हैं उनकी टेस्टिंग बहुत जबरदस्त होती है, उनका क्लासीफायर बहुत जबरदस्त होता है। आपको और एक चीज बता दूं कि अगर आप इंडिया से मैं क्लासीफाई करके चला गया और रैंडमली वहां पर जैसे डोप होता है, सेम तरीके से अगर मुझे वहां पर किसी क्लासीफायर का जो वहां पर आते हैं, मान लो मैं एशियन चैंपियनशिप खेल रहा हूँ, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरा क्लासिफिकेशन यहाँ पे क्लासीफायर ने किया, लेकिन मैं जब एशियन चैंपियनशिप खेल रहा हूँ वहां पर अगर मैं रैंडमली अगर किसी ने मुझे स्पॉट कर लिया, इसका तो कुछ दिख रहा है मुझे, सो आई कैन बी टेस्टेड फॉर माई विजन, माई साइट। ठीक है, अगर मैं क्वालिफाई नहीं करता हूँ तो आई विल बी डिस्क्वालीफाई एंड आई विल बी थ्रोन आउट ऑफ द टूर्नामेंट, मैं वहां से निकाल दिया जाऊंगा चैंपियनशिप से। तो ये आजकल जो टेस्टिंग का है, जो सर ने कहा, मंसूरी सर ने कहा कि टेस्टिंग का बिल्कुल जो पहले होता था, अभी भी कई गेम्स में है, लेकिन कई गेम्स में ऐसा है, खासकर जो पैरालंपिक स्पोर्ट हैं, जो ओलंपिक स्पोर्ट हैं, उनमें टेस्टिंग बहुत जबरदस्त हो रही है और होती है। अगर ये चीज जो जैसे मैंने फुटबॉल में कहा कि जो गोलकीपर है वो साइटेड है, वो रूल है, वो साइटेड है तो साइटेड ही होगा वो, क्योंकि एडवांटेज भी उसी को खिलाना होता है गेम अंदर। बाकी 4 प्लेयरों में अगर कोई B2 या B3 नहीं खेल सकता जब तक ऐसा कोई रूल नहीं आ जाता टूर्नामेंट का, कि जैसे मान लो अभी जैसे ब्लाइंड फुटबॉल है, ब्लाइंड फुटबॉल में बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनने अलाउ कर रखा है, कंट्रीज ने नहीं बल्कि जो इंटरनेशनल ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन उन्होंने अलाउ कर रखा है कि उसमें वुमेन भी मैन के साथ खेल सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर वुमेन है ही नहीं, लेकिन वो खेलना चाहती हैं, कई लोग जो हैं वो खेलना चाहती हैं। तो आप एक जो राइट टू प्ले है उसको करने के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया, तो वो कमेटी का रूल बन गया। आज ऑस्ट्रेलिया की टीम से एक लड़की खेलती है साई, और एक वियना में 2 लड़कियां हैं अभी, और एक डेनमार्क से खेलती है जिनने एशियन चैंपियनशिप में, वर्ल्ड ग्रांड प्रिक्स में भी खेला था। तो क्लासिफिकेशन का सर आ गया स्टैंडर्ड्स, और उसी के हिसाब से गेम की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पर वो लोग करते हैं। जैसे अगर मैं मेरी बात बताऊं सर प्रैक्टिकल में, तो मैं जब ग्राउंड में आता हूं, जैसा आप कह रहे हैं वैसे मैं भी कहता हूं, मैं बोलता हूं, मैं कैटेगरी पूछता हूं, जब मैं ये नहीं बोलता तुम मत बताओ मुझे कैटेगरी, मेडिकल मत बताना मुझे, मैं खुद अपने हिसाब से उसे चेक करता हूँ, इसे दिख रहा है या क्या हो रहा है, उसी हिसाब से करते हैं। बिल्कुल क्लासिफिकेशंस का मापदंड आ चुका है और उसी के हिसाब से होता है सर। थैंक यू सर। वो इसलिए पूछ लिया सर जी क्योंकि यहाँ ज्यादातर खेलों में मैं जाता रहता हूँ, स्पॉट करा लेता हूँ, जी जी लेकिन जी जब ये एथलेटिक्स रहता है ना, रनिंग या जी थ्रो जी वाली कोई भी गेम्स, तो जी। इसमें 100% डिसेबिलिटी, मैं बोलता हूँ कि इसको 1000 का बल्ब भी नहीं दिखाई देता है, तो हाँ वो हाँ बच्चे ज्यादा हमारे यहाँ गुजरात में पिछड़े रह जाते हैं, और जो लो विजन होते हैं ना वो मैदान में आगे निकल जाते हैं। मैं उसका प्रतिरोध करता हूँ, मैंने बोला क्यों भाई, इनको भी आगे तैयार करके ले आओ ना। बिल्कुल सर। तो अभी इसीलिए गुजरात पूछा। हाँ बिल्कुल सर, गुजरात का एग्जांपल देता हूँ आपको। एक वहां पर एक वघेला है सर जो बहुत अच्छा कर रहा है अभी, विशाल, तो वो गुजरात से है और वो खेलता है ब्लाइंड फुटबॉल में, अभी अभी आया है, मैंने उसको हाँ हाँ ऑनलाइन हाँ क्लास हाँ। ली है। तो वो करता है सर, वो एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है बिल्कुल। और ब्लाइंड फुटबॉल में तो सर आपका इसलिए भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको ब्लाइंड फुटबॉल की जब पैचिंग बताऊंगा तो आप बोलोगे इसको तो फिर कितने 100 का सही है बल्ब दिखा दो, क्योंकि सही है उसमें सही है सर, सही है। हाँ सर, सबसे अंदर उसमें रुई लगती है सर हमारे आंख में, रुई के बाद बाहर टेप लगता है, टेप के बाद में सर एक वो लगता है, गॉज लगता है, नहीं सबसे पहले गॉज लगता है, फिर रुई लगती है, फिर टेप लगता है, उसके बाद में ब्लाइंडफोल्ड लगता है आगे। तो हाँ, इस वही प्रकार होना चाहिए सर। बिल्कुल वही होता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू ठीक वेरी है, मच। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपका धन्यवाद। अब अगले क्रम में मैं राज से कहूंगा कि वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं। राज बेटे बताओ। जी सर। जी प्रणाम सर। हाँ सर प्रणाम, मेरा नाम बोलिए। राज भारती है, मैं उत्तर प्रदेश ब्लाइंड फुटबॉल टीम का कैप्टन हूँ।
और अच्छा राज भारती, ओके सर को राज, हाँ बोले बोले बोले। यस सर। Good. सर जैसे कि अभी पेंडेमिक चल रहा है, इतना इशू हो गया है, तो मैं एज अ मतलब फुटबॉल टीम प्लेयर और एज अ क्रिकेट प्लेयर से हम पूछना चाहते हैं कि अब हम किस प्रकार से तैयारी करें कि पेंडेमिक के बाद हम लोग अपने गेम को बहुत इजी बना लें, क्योंकि अनटचेबिलिटी को हम लोग को फॉलो करना है, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग बना के चले। तो अब हम कैसे अपनी प्रिपरेशन करें घर में और कैसा करें ताकि अपने स्पोर्ट्स में और गेम हाँ में आगे हैबिचुअल हो सके। बिल्कुल राज, मैं आता हूँ आपकी यस बात पे, आपकी बात पे आ रहा हूँ। आपने कहा कि इस वक्त अगर सेम चीज में, सेम सिचुएशन मेरे साथ है, क्योंकि मेरे सारे प्लेयर्स अभी सब इधर उधर हैं, सब अपने अपने घरों में हैं, लेकिन वो कर रहे हैं। अभी सबसे जरूरी चीज जो है इस पेंडेमिक में, वो है कि आपको अपनी बॉडी के ऊपर काम करना है। आपके बॉडी के ऊपर काम करना है इन द सेंस कि आपको टोटल जो डिवोशन है वो फिटनेस के ऊपर होना चाहिए। आपको ड्रिल्स पता है, जैसे एक छोटी सी ड्रिल बता रहा हूँ आपको। ब्लाइंड फुटबॉल में आपका जो सफलिंग होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है। आपने खेला भी है हाँ और अच्छा खेलते हैं आप। तो लेफ्ट टू राइट जो हाँ जी सफलिंग होता है वो चीज आप घर में भी कर सकते हैं। आप पहले अच्छे से ओरिएंटेशन कर लीजिए आंगन में। आपके पास बॉल नहीं है, लेकिन आप हाँ सफल तो कर सकते हैं। 3 स्टेप राइट सफल किया, 3 हाँ स्टेप लेफ्ट सफल किया, फिर आगे सफल किया, पीछे सफल किया। अब होगा क्या, जब आप ये चीजें कर लेंगे, और क्या है, फुटबॉल में थोड़ा सा स्पीड चाहिए, तो आप 2-3 स्टेप भागे, वही 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 टक, वही 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 टक, वहां पे रुक गए आप, है ना। आपने एक स्पॉट ले लिया, 3 कदम गए, 5 कदम गए, वही वही स्टॉप, वही 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 स्टॉप, पीछे को, फिर रिलैक्स किया, फिर दूसरा किया, पुशअप्स किया, क्योंकि आपका शोल्डर भी यूज होना है फुटबॉल में। अब होगा क्या, अगर आपने पेंडेमिक में ये सब किया है, अगर आप तगड़े होके आ गए, जिस दिन ये पेंडेमिक खुलता है तब आप फुटबॉल खेलेंगे। जहां तक बात है, फुटबॉल खेलेंगे तो तब आपके पैरों में सिर्फ इतना ही अंतर होगा कि बॉल आ जाएगी। वो बॉल कंट्रोल स्किल है, गेम का स्किल है, वो आप उस टाइम में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस पे भी काम नहीं किया होगा, तो आप समझ सकते हैं कि कहां से शुरू करना पड़ेगा। और दूसरा, जहां तक इसकी बात है, क्या आपका फिजिकल डिस्टेंसिंग की, अभी आपको लेटेस्ट एग्जांपल है आईपीएल, वहां पर जो अभी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के साथ हैं, वो लेफ्टिनेंट कर्नल सुंदरेशन सर हैं, रिटायर्ड। वो मेरे बहुत अच्छे परिचित हैं और हमें बातें होती हैं, तो मैं पूछता रहता हूँ उनसे और बातें चलते रहती हैं। ये एक बबल को फॉलो करेंगे। मान लो कल के दिन में सब कुछ खोल देते हैं, तो आप आओगे वहां से, आप लखनऊ से आ रहे हो, मान लो आप लखनऊ से आ रहे हो, मैं देहरादून से आ रहा हूँ अपने प्लेयर्स को लेके, और हमको इकट्ठा होना है कोच्चि में, है ना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, या दिल्ली में होना है, चलो दिल्ली में होना है, केरल से भी आए, तीन तीन स्टेट से आए, कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलना है, भारतीय भी उसमें राज भी हैं और हम लोग भी हैं। तो वहां पर क्या होगा, शुरुआत में जब हम आएंगे तो हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। नहीं मिलने के बाद में हम क्वारंटीन या जो भी चीज है उसी हिसाब से कैंप लगाया जाएगा, वो पीरियड भी काउंट किया जाएगा, आपका टेस्ट होगा, सब कुछ होगा। टेस्ट होने के बाद में जब आपका क्वारंटीन पीरियड पूरा हो जाता है, उसके बाद में हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, और इंट्रोड्यूस करने के बाद में फिर हमारा सब कुछ एक हो जाएगा, देन वी विल फॉर्म अ बबल। तब हमारा एक बबल फॉर्म हो जाएगा, फिर हम बाहर वालों से नहीं मिलेंगे। ये नहीं है कि अगले दिन कोई आके हमको वो कर गया। जो खाना भी ला रहा होगा या जो चीज ला रहा होगा, वो स्टाफ वही होगा जो हमारे साथ शुरुआत से था। तो इस तरह से उस चीज को भी तोड़ा जाएगा धीरे धीरे आने वाले टाइम में। सर हाँ यस राज। सर। सर जैसे यस सर। सर जैसे ग्राउंड के रूल्स भी कुछ चेंज होंगे सर इसमें तो। किस चीज में, जब फुटबॉल खेलेंगे? सर गेम्स में सर। नहीं यस नहीं, सर। कुछ नहीं होंगे। आप ये मान के चल, मैंने आपको बोला ना कि जब हम टेस्टिंग होके बबल्स बन के आ रहे हैं, तो फिर हम जैसा पहले खेलते थे वैसा ही खेलेंगे। सिर्फ ये अंतर आएगा कि स्पेक्टेटर्स यस नहीं होंगे, बस ये अंतर आएगा। रूल्स में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम यस एंड थैंक गुड। यू सर, प्रणाम सर। क्या थैंक यू सर। किसी और बच्चे का कोई प्रश्न है? या तो आप चैट बॉक्स में लिखें, या आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। वैसे सर के पास प्रश्नों का तो एक बहुत बड़ा सा जाल प्रस्तुत हो चुका है, लेकिन अगर किसी का एक आध दो और प्रश्न हो तो ठीक है, अन्यथा हम लोग कार्यक्रम को पूर्णाहुति की तरफ ले चलें। सर क्या ब्लाइंड बच्चे कुश्ती सीख सकते हैं? मैम आप कौन बोल रहे हैं, पहले ये बताइए। आप हमारी एजुकेटर? बिटिया बोल रही है सर, जया गुप्ता। ओके हमारी ओके। बिटिया। आप साइटेड हैं या वीआई हैं? हाँ, साइटेड साइटेड है सर। साइटेड है ना। आप खेल सकती हैं कुश्ती, आप कुश्ती देखती हैं आप? नहीं सर, बस ऐसे पूछ रहे हैं कि ये ब्लाइंड बच्चे खेल सकते हैं। नहीं, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, मैं आपके उधर आऊंगा। मैंने ये बोला आप कुश्ती देखती हैं? हाँ, कभी कभी देखते हैं।
बिल्कुल। अब मैं आता हूँ आपके उस पे। कुश्ती में अगर हम देखें तो क्या होता है, कुश्ती में क्या है, कैचिंग है कुश्ती में, है ना। जैसा जूडो होता है वैसे कैचिंग है, और जूडो में भी ड्रॉप होता है, कुश्ती में भी ड्रॉप है। तो आने वाले टाइम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुश्ती, मुझे तो लगता है बहुत अच्छा गेम हो सकता है वीआई के लिए, अगर मेरी पर्सनल वो करें, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है, जो मैं देख रहा हूँ, वो क्या है, जूडो हम खेल रहे हैं, जूडो में भी सेम आप होल्ड करते हैं, उसके बाद पकड़ते हैं, है ना। कुश्ती में भी वैसे ही है, आप जब दाव पेंच लगाते हैं तो वो पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन इसमें B1 B2 ये सब जो कैटेगरीज है, उसी हिसाब से अपनी कैटेगरी वाला अपनी कैटेगरी के हिसाब से खेलेगा, तो आराम से आने वाले टाइम में आएगा, रेसलिंग आएगा, देखना पक्का आने वाले टाइम में कुश्ती आएगी। फिलहाल नहीं है, अभी नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। सर निशांत जी कह रहे हैं कि B1 B2 B3 के बारे में थोड़ा सा और एक बार स्पष्ट कर दें। बिल्कुल कर देंगे सर। B1 B2 B3 आप ये मान के चलिए, ये ब्रह्मा विष्णु महेश वाली बात है। तो B1 है वो जो टोटली ब्लाइंड होता है, जिनको नहीं दिखता है बिल्कुल भी, वो B1 है। लॉस ऑफ साइट हम बोलते हैं उन्हें, और कुछ परसेप्शन अगर है तो वो टेक्निकल हो जाता है फिर। तो आप ये मान के चलिए कि जिनको नहीं दिखता है वो आपके B1 हो गए, और जिनको थोड़ा सा दिखता है, यानी कि थोड़ी दूर तक दिख जाता है, जिनको दिखता भी है नहीं भी दिखता है, मैं अपनी लैंग्वेज में ये कहता हूँ कि वो है B2, यानी कि टेक्निकली 3 मीटर तक। और जो B3 है वो सबसे अच्छा जो देख सकता है, VI में जो सबसे अच्छा देख सकता है वो B3 है। और आपको एक चीज और बता दूं, एक लॉन बॉल गेम आने वाला है, चल भी रहा है, बहुत जगह हो रहा है वो अभी, एक ग्रोइंग स्टेज पे, टेस्टिंग मोड पे बोल सकते हैं आप उसे, उसमें B6 कैटेगरी तक है। तो ये है, ये कैटेगरीज होती हैं, और B3 जो है उसको 6 मीटर तक दिखता है। फिलहाल जो ज्यादातर कैटेगराइजेशन है वो B1 B2 B3 है। B1 लॉस ऑफ साइट, B2 दोज हु कैन सी अप टू 3 meters, एंड B3 दोज हु कैन सी अप टू 6 meters। ये है फिलहाल। अब तो हमें लगता है सर सभी के प्रश्नों को आपने बड़े अच्छे ढंग से, एक और सर आ गए प्रश्न वैष्णवी शर्मा का। बिल्कुल क्षमा बिल्कुल। करिएगा, अब लास्ट प्रश्न है, इसके बाद नहीं लूंगा। नहीं, आपसे कुछ नहीं बहुत सर, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वीआई आप बच्चे बास्केटबॉल कैसे खेलते हैं? VI बच्चे बास्केटबॉल नहीं खेलते। नहीं, ठीक कैसे है, खेलते हैं ये पूछ रहे हैं। नहीं नहीं खेलते सर। मैं वहीं आ रहा हूं अभी। VI बच्चे बास्केटबॉल नहीं खेलते, और बास्केटबॉल गेम नहीं है VI के लिए, क्योंकि उसमें जब ड्रिबल करना होता है। लेकिन जब मैं यहाँ पर देखता हूँ इनको, एक चीज हो सकता है, अगर किसी ने नेट बॉल देखा है आप में से, तो उनका एक जोन होता है, वो वहां पर बैठ के खेलते हैं, बैठ के मतलब खड़े होके, सेम बास्केटबॉल की तरह है। उसमें जो शूट करता है वो अलग होता है। तो आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से नेट बॉल अच्छा ग्रो कर सकता है VI के लिए। तो फिलहाल बास्केटबॉल नहीं है VI के लिए। सर अब आपसे मेरा एक सुझावित प्रश्न है, जी बिल्कुल ये सर, लास्ट बिल्कुल। का है। मैं चाहूंगा कि जो मेरे बेटे आज हमसे जुड़े हैं, बेटियां हमसे जुड़े हैं, कोविड-19 में ये घर बैठ बैठ के खूब शरीर बनाए हैं, खूब बढ़िया हेल्दी हो गए होंगे घर बैठ के खा के। इनको कुछ घर से रिलेटेड एक्सरसाइज आप बताएं, जो डेली आप अपने चैनल पर या अपने कार्यक्रमों में बताते हैं। 2-4 कुछ ऐसे बता दीजिए कि हमारे बच्चे भी स्फूर्तिवान हो जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य होगा। और सबसे बड़ी बात, आप अब तो देखो, एक चीज मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अच्छा खाना है ना, तो अच्छा खेल लो, अच्छी कसरत कर लो, अच्छा खा पाओगे। नहीं तो कुछ दिनों बाद में डॉक्टर के पास जाओगे, बोलेगा शुगर मत खाओ, हलवा खाएंगे, चीनी चीनी नहीं खाएंगे तो हलवा के बिना क्या, मतलब वो चीनी के बिना क्या हलवा। फिर बोलेगा आलू मत खाओ। भाई, जब पूरी के साथ आलू ना मिला तो फायदा क्या है। तो ये सब स्वाद जिंदगी भर लेने के लिए, ठीक है, उम्र के किसी एक पड़ाव में इन सब से आपका आपका नाता छूट जाए, आपका मतलब हम भी हैं उनमें। तो आप अपने शरीर का ध्यान रखिए। ध्यान कैसे रख सकते हैं? बहुत सिंपल सा है। आपका शरीर क्या है, वो जोड़ों से बना हुआ है, अगर देखें, मतलब हड्डियां तो है ही हैं, उसके बाद जोड़ हैं अलग अलग। इन जोड़ों को मोबिलाइज करते रहिए आप, है ना। मोबिलाइज करते रहिए इन द सेंस, जैसे नीचे से मैं शुरू कर रहा हूं, जब आप उठते हैं 2 मिनट 3 मिनट अपने एंकल को घुमाइए ऐसे करके, ठीक है। ये आप 8 लिखिए उससे, एंकल से, यानी कि अपने जो नीचे है एंकल के पास से, उससे 8 लिखिए। और उसके बाद में ये लिख दिया आपने दोनों से, फिर आप सीधे ताड़ासन जो करते हैं उसी में, ताड़ासन में ही आप थोड़ा सा ऊपर करके पंजों पे आ जाइए, ठीक है। पंजों पे आने के बाद में आप उस पर वॉक कीजिए,
10 स्टेप आगे 10 स्टेप पीछे। पहले दिन में मत कर देना आप लोग 10, ठीक है, सीधे 3 से 5 7 ऐसे करके फिर उसको बढ़ाते जाइए। उससे आपकी काफ मसल, जो आपकी पिंडलियां हैं, वो स्ट्रांग होंगी, ठीक है। फिर थोड़ा सा ऊपर आते हैं, फिर आप जो हम दंड बैठक बोलते हैं, नीचे बैठ के कुर्सी में बैठते हैं, पहले हाफ कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो दीवार का सहारा लेके कीजिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जैसे आप करने लग जाएंगे, तो उसको ऊपर नीचे कीजिए, मतलब पूरा बैठिए। फिर ये हो गया। अब आपकी कमर, भाई कमर में जब तक लचक ना हो, जब तक बल ना हो, जब तक कमर बल ना खाती हो, तो फिर क्या फायदा उस कमर का है ना। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप उसको ट्विस्ट कर सकते हैं। एक तो बैठे आगे पीछे नीचे जाके फिर ऊपर को जाना है, पीछे की तरफ को। एक दोनों हाथ साइड में फैला दीजिए और ऐसे करके ट्विस्ट कीजिए साइड वाइज, एक तरफ राइट फिर लेफ्ट, ऐसे करके। ये हो गया आपकी कमर। इससे पहले कि कमरा बन जाए, आप उसके लिए भी ये चीज कर सकते हैं। दूसरा फिर कौन सा जॉइंट आता है, थोड़ा सा ऊपर चलें तो शोल्डर, हमारे जो बाजू है ना, और ये जो हमारी चेस्ट है, उसको भी, जो पेक्टोरलिस मेजर है, ये जो मसल्स हैं हमारी जो आगे हैं, इनको भी प्रोटेक्ट करता है और इनको भी लेंथन करता है ये। तो वो आप रोटेट कर सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, ये घुमा सकते हैं। कान से लग के हाथ दोनों ऊपर कीजिए और कान से लगा के घुमा सकते हैं। 4-5 बार आगे घुमा लिया, 4-5 बार पीछे घुमा लिया, ये कर सकते हैं। अब क्या आती है हमारी गर्दन, है ना, मसकली वाली जो गर्दन है, इसे आप पहले राइट में ड्रॉप कीजिए, फिर लेफ्ट में ड्रॉप कीजिए, साइड में, दोनों साइड में। अब फिर इसको आगे की तरफ को कर सकते हैं, पीछे की तरफ को नहीं ले जाना है। फिर इसको आगे रोटेट कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट। अब भाई खाना तो, स्वाद तो उंगलियों से लेना है ना, मतलब उठा के, तो इनको क्यों करें? अगर कलाई मजबूत नहीं होगी तो कैसे खाना चलेगा? तो इसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हम जो कोई चीज निचोड़ते हैं ना, कोई चीज, तो अभी मेरे पास, हाँ 1 मिनट, आप टॉवल ले लीजिए या कोई भी चीज ले लीजिए। फिलहाल मुझे भी कुछ मिल गया कपड़ा। आप इसको ऐसे करके छोटा कर लिया और इसको जैसे हम निचोड़ते हैं कपड़े धोने के बाद में, ऐसे कीजिए, फिर दूसरी तरफ को कीजिए, वो कर सकते हैं। तो इससे आपका रिस्ट और आपकी फिंगर्स ग्रिप वो होगा। फिर आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, रिस्ट को ऐसे ऊपर नीचे, यानी कि हाथ सीधे रख के सामने की तरफ को नीचे को ड्रॉप कीजिए, फिर ऊपर को लेके आइए, हथेली सामने को हो जाएगी पूरी, तो आपका रिस्ट ये काम करेगा। इसको रोटेट कर सकते हैं आप। तो ये सारी एक्सरसाइजेस हैं। इतना जरूर कहूंगा, जब दुनिया के लिए आप इतना समय देने के लिए आपके पास समय है, तो सिर्फ मात्र 20 से 25 मिनट रोज खुद को दीजिए। मैं तो ज्यादा भी नहीं बोलता। अगर आपने 10-15 मिनट सुबह दे दिए और 10-20 मिनट शाम को दे दिए, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी डॉक्टर आने वाले टाइम में ये लिख सकता है कि हलवा से नाता छोड़ो, हलवा से मिठास गायब करो, चाय से मिठास गायब करो, और पूरी के साथ आलू मत खाओ। ये सब आपको लिखने से लेकिन आपको देना पड़ेगा, और ये अनवरत चलना चाहिए आपका। आप योगा भी कर सकते हो, स्ट्रेचिंग सबसे बेस्ट है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज स्ट्रेचिंग, जो हम स्ट्रेच करते हैं, यही चीज आप खड़े होके कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं। 20 से 25 मिनट दीजिए आप। और जितना आप अपने शरीर को जितना आप फुर्तीला बनाएंगे, उतना आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा, उतना आपका ब्रेन का स्टिमुलस काम करेगा, उतना ही आपका जो ब्रेन है वो स्मार्टर होता जाएगा, वो तेज होता जाएगा। ऐसा नहीं है अगर बॉडी लेथार्जिक हो गई तो फिर ब्रेन भी पता क्या बोलता है, अगर उठाना हुआ तो छोड़ना, कल जाएंगे। अगर सामने रिमोट भी रखा हुआ है, चैनल दूसरा देखना है आपको सॉरी, लेकिन आप वेट करते हैं कि कब कौन आएगा, रिमोट देना जरा, भाई रिमोट तो दे दो, है ना। वो वाला नहीं होना चाहिए। आप जा सकते हैं और वो रिमोट लेके करें, तो खुद के लिए 10 से 15 मिनट दें। और एक चीज अगर आप लोग चाहें तो अपने आप में कर सकते हैं। आपको और एक चीज दे देता हूं मैं, आप अपने आप में एक ग्रुप बना लीजिए, आप एक एक्सरसाइज कीजिए, दूसरा दूसरी एक्सरसाइज करें, रोज एक दूसरे को 4-4 5-5 एक्सरसाइज रोटेट करते रहो आप, ठीक है। और इस तरह से आपको जो डीएड का ग्रुप है, वो मुझे लगता है फिटेस्ट ग्रुप हो जाएगा। आप डेली, जैसे मैं हूं, मान लो मैं यहाँ पर हूँ, नागेश सर हैं, और एक आप में से कोई भी किसी को भी, राज को ले लेते हैं, 3 लोग हो गए, एक मंसूरी सर हो गए, 4 हो गए। चारों का अगर हमने ले लिया, मैंने एक एक्सरसाइज बताई, मंसूरी सर ने एक बताई, उन्होंने एक बताया, एक ग्रुप में हमने किया वो एक्सरसाइज। किसने, मैंने कितनी कर ली, मैंने एक तो मेरी थी, लेकिन 3 और करी। वैसे ही सभी ने एक अपनी करी, 3 और करी। ऐसे कर करके जब आप करेंगे 25 डेज या 15 डेज लगातार जब करेंगे, तो आपका आपस में तालमेल भी बना रहेगा, और आप एक बहुत अच्छी चीज कर रहे होंगे, जो आप खुद के शरीर के लिए कर रहे होंगे। तो इस तरह से आप कई तरीके से खुद को कर सकते हैं। और
पानी पीजिए जितना पी सकते हैं, जो लिक्विड बहुत जरूरी है फ्लूइड हमारे शरीर के लिए, और फ्रेश खाइए जितना खा सकते हैं, ताज़ा खाइए, और जितना हो सके जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको ज़्यादा लीजिए। फ्रूट्स सीजनल लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कश्मीर से सेब आया तो वही खाऊंगा साल भर, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप जो सीजनल फ्रूट जो हमारे यहाँ मिलता है, अगर आपके यहाँ अमरूद मिलता है तो मजे से खाइए अमरूद। तो इसी तरीके से हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। लेकिन 20 से 25 मिनट, अभी भी कह रहा हूँ कि 20 से 25 मिनट अपने शरीर को दीजिए। बहाने ढूंढिए ना, आप घर में अगर कोई छोटा है तो उसको लेके जाइए, ठीक है। मैं आपसे ज्यादा आलसी हूँ, और अभी मैं आजकल मेरी अपनी बेटी को लेके जाता हूँ मैं बाहर, तो मेरे लिए एक वो बन गया कि बेटी को लेके जाना, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो बताती है। इस तरह से बहाने ढूंढिए। कभी बोलिए चलिए पापा आपको आज शाम को हम घुमा के लाते हैं। 1-2 दिन तो पापा भी बोलेंगे आपसे कि छोड़ो ये सब, क्या ये मेरा काम नहीं है, लेकिन तीसरे दिन से बोलेंगे चलो घूम के आते हैं, टहल के आते हैं। अपने घर में भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको बाहर जाना। कोविड-19 का एक ये माहौल चल रहा है तो कोई जरूरी नहीं है बाहर जाना, बहुत छोटी सी जगह बहुत है, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इस तरह से खुद को फिट रख सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा आपकी वह व्याख्यान शैली है जो छात्रों को जिस बात पर या उनके जिस प्रश्न पर आपकी व्याख्यात्मक शैली उनके प्रश्नों का उत्तर देती है, उससे भी बढ़ के आज व्याख्यान आपने इस हमारे ऑनलाइन पटल पे प्रस्तुत किया। इस हेतु मैं इस पटल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, तथा आपके ही शब्दों को कहते हुए मैं अपने सभी छात्रों से यह कहना चाहता हूं कि जैसा सभी छात्र बताते हैं, हम लोगों को ही बताते हैं, हम लोग पुस्तकों से पढ़ पढ़ के अपने बच्चों को बताते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निर्माण करता है। अगर हमें स्वस्थ विचारधारा रखनी है तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा। यहाँ पर कुल 60 प्रतिभागियों में मैं अभी काउंट कर रहा था तो एक आश्चर्यजनक स्थिति है। लगभग 40 हमारी बहनें बेटियां हैं और 20 हमारे भाई या हमारे बड़े भ्रात हैं जो जुड़े हुए हैं। इसमें से जो 40 की संख्या है, जिसको अगर मैं यूं कहूं कि जो हमारा महिला पक्ष का संख्या है 40, उसके लिए घर पर मां की सहायता करते हुए बहुत से ऐसे घर के ही कार्य आप कर सकते हैं जिसमें आप व्यायाम के पक्षों को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। जैसे सर ने बताया, रिस्ट मूवमेंट के लिए अगर मेरी बेटियां इस बात को ध्यान देती होंगी, माँ के साथ रोटी बनाने के लिए बेलन चलाने का काम अगर वो कर दें तो सुबह सुबह पापा के लिए नाश्ता भी बन जाए और व्यायाम भी हो जाए। अगर मेरी बेटियां बर्तन धुलने का काम कर दे, माँ की सेवा भी हो जाए और रिस्ट की बहुत बढ़िया एक व्यायाम करने की भी स्थिति हो जाए। साथ ही साथ इसमें एक जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होता है कि आपके या तो युवा, या मैं ऐसे कहूं कि पूर्व युवा माँ बाप फिर से युवा हो जाएंगे जब आपको देखते हैं उनके साथ लगे हुए काम करते हुए। 2 लोग सधेंगे, आपका स्वास्थ्य सधेगा, साथ ही साथ आपके मम्मी पापा आप पर गर्वान्वित होंगे, आप स्वस्थ होंगे, वो व्यवस्थित होंगे तथा परिवार खुशहाल परिवार होगा। तो आज के इस कार्यक्रम में एक कुशल कोच की बात और एक कुशल कोच होते हुए किस तरीके से अपनी बात को व्यवहारिक पक्ष से रखा जाना चाहिए, इस बात को प्रमाणित करते हुए हमारे आदरणीय श्री नरेश सिंह नयाल सर ने आज अपनी बात को रखी। उस बात को हमारे सभी छात्र, हमारे सभी विद्वत जन, श्रेष्ठ जन अपने जीवन में उतारें। एवं सर ने जो बात कही, आलू छोड़ दो, चीनी छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, इन सबसे बढ़िया है आलस्य छोड़ दो। सिर्फ एक ही चीज छोड़ दीजिए बिना डॉक्टर के बताए, वह है आलस्य। कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा सबसे कठोर शब्दावली आज के कार्यक्रम की है, अगर आलस्य नहीं छूटा तो सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा। एक एक दिन डॉक्टर साहब छुड़ाते चले जाएंगे और टिकिया देते चले जाएंगे, एक एक टिकिया बढ़ती जाएगी। तो सभी से निवेदन है कि ये शारीरिक शिक्षा के क्रम में आज हम एक अलग ही भाव लेकर के घर जाएंगे, अपने माँ बाप से इस बात में चर्चा करेंगे और सर के दिव्य वाणी को
सर के दिव्य सुझावों को अपने परिवार में जाकर अपने नन्हे मुन्ने भैया बहनों से कहेंगे तथा उसका प्रचार प्रसार करेंगे। सभी छात्रों से निवेदन है कि वे सिर्फ सुन करके व्यवहार में न उतारें, अगले को बताएं और प्रेरित करें कि वे भी ऐसा करने के लिए प्रेरित हों। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह पटल आपको सादर प्रणाम करता है, सादर नमस्कार करता है। आप जैसे श्रेष्ठ वक्ता हमारे बीच में आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम आपके धन्यवाद ज्ञापन के लिए आदरणीय विकास मिश्रा सर टीआरसी लखनऊ को आमंत्रित करेंगे कि वे आए और आपका धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय मिश्रा जी। सर नागेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे आपने खींच ही लिया। आज बहुत अफसोस है मुझे कि मैंने सर का पूरा व्याख्यान नहीं सुन पाया, और उसकी वजह जो है वो मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है। अभी मैं 57 मिनट एक व्यक्ति से बात करके आज दुर्भाग्य रहा कि मैंने सर का लेक्चर पूरा नहीं सुन पाया। नरेश सर, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नरेश सर का जो व्याख्यान होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और हम सभी को एक ऊर्जा देता है। हम सभी लोग उनको सुनकर अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आज ना सुनना सच में मैं दुर्भाग्यशाली समझूंगा अपने आप को। नरेश सर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज अपने व्यस्ततम समय में से आपने हमारे बच्चों के लिए, हमारे विशेषज्ञों के लिए समय दिया और उन्हें स्वास्थ्य के प्रति एक विशेष जानकारी, उन्हें खेल कूद के प्रति एक विशेष जानकारी दी। लेकिन इसी पटल से मैं थोड़ा सा नागेश सर की बात से एक असहमति जता रहा हूँ। सर बुरा मत मानिएगा। सर ने अभी एक बात कही कि हमारी जो घर के काम है, उन घर के कामों में हमारी जो बेटियां हैं वो बेलन पे जो रोटी बेलने का काम है वो कर सकती हैं, पोछा लगाने का काम कर सकती हैं। तो सर ये हमारे बेटे क्यों नहीं कर सकते? हमारे बेटे भी इस लायक हैं जो इस काम को घर में अच्छी तरीके से निष्पादित कर सकते हैं और इस तरीके से अपने स्वास्थ्य में वृद्धि कर सकते हैं। शायद कुछ नेट का इशू आ रहा है मिश्रा सर की तरफ से। मैं सर की बात को मैं क्लियर कर दूं कि मैं देखिए भाई, मैं किसी पक्ष की बात नहीं कर रहा। अपने परिवार में और जो भी सहयोग है वो करें, जिससे कि जी सर मैं आ गया यहाँ पे, मैं आ गया। तो मतलब आप पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, मुझे लगा कि आप शायद हो सकता है कुछ भूल गए हो। तो मैं कहना चाहूँगा कि बेटे भी इसमें सहयोग दें और जो पुरुष हैं, जो पति हैं, वो भी इसमें सहयोग दें। नरेश सर देते हैं और नागेश सर नहीं देते हैं, मुझे पता है। तो आप सभी लोग सहयोग दें जिससे कि अपना फिजिक, नागेश सर विशेष रूप से आपके लिए, अपना स्वास्थ्य है उसमें पूरी तरीके से वृद्धि करें। और यही हम सब लोग करेंगे अपने स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, वृद्धि करने के लिए। नरेश सर, फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा सादर प्रणाम। सभी प्रतिभागी जो हमारे इस पटल पर जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरा सादर प्रणाम और बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस पटल पर जुड़कर आज की जो ज्ञान की बातें हैं उनको ग्रहण किया और भविष्य में जरूर अपने बच्चों के प्रति, अपने दिव्यांगजन बच्चों के प्रति इन चीज़ों को जरूर अप्लाई करेंगे, जिससे कि उनका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर बन सके, उनका जो मन है, उनका जो चित्त है वो बेहतर बन सके। तो हम इसी कामना के साथ, इसी अपेक्षा के साथ सर का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमारे बीच हमारी बड़ी बहन राठी दीदी भी जुड़ी रहे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सर की एक बात पे मैं अपना एक शब्द रख के बस इस कार्यक्रम को पूर्ण करता हूं कि सर ने सही कहा,
सर का अनुभव बिल्कुल ठीक है। मैं घर के कामों में मदद नहीं करता, उसका प्रमाण उनके पास है, क्योंकि सुबह 8 बजे निकला व्यक्ति रात 10 बजे जो पहुंचेगा वो क्या घर की मदद करेगा। ये सर की भी बात है और किसी और की भी बात है, मैं समझ रहा हूं दोनों पीड़ाओं को। मुझे इस बात के लिए बहुत ग्लानि है। तो बहुत बहुत सभी को धन्यवाद है, दीदी को प्रणाम है, दीदी हमसे जुड़ी, सभी विद्वत जन हमसे जुड़े, सभी को धन्यवाद, सभी प्यारे बेटे बेटियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा ज्ञानार्जन में अपने बोध को बढ़ाया। सर को पुनः धन्यवाद तथा सादर प्रणाम। सर, आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पूर्ण करते हैं। सभी से निवेदन करता हूं कि सब लेफ्ट कर जाए। सादर।